दोस्तों, आज आप सुनेंगे बहुत ही मज़ेदार थ्रिलर नॉवल द हंगर गेम्स का 5वां भाग। अगर आपने इसके पहले के भाग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नॉवल की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 19। अब आगे क्या विचार है डॉक्टर एवरडीन? पीटा मुझसे पूछता है। शायद मैं इसके ऊपर जलने वाली क्रीम लगा सकती हूँ। मुझे लगता है ये इन्फेक्शन में भी मदद करेगी और फिर मैं इसे लपेट दूंगी, मैं कहती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ और साफ सफ़ेद सूती कपड़े में ढके होने के बाद ये सब कुछ अब बहुत ही ज़्यादा संभालने लायक लगने लगता है। हालांकि उस साफ पट्टी के सामने उसकी अंडर शॉर्ट्स का कोना बहुत ही गंदा और कीटाणुओं से भरा हुआ लग रहा है। मैं रू का बैग निकालती हूँ। लो, तुम इससे खुद को ढक लो और मैं तुम्हारी शॉर्ट्स को धो देती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे देख भी लो, पीटा कहता है। तुम ना बिल्कुल मेरे परिवार के बाकी लोगों जैसे ही हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, समझे? मैं अपनी पीठ घुमाकर खड़ी हो जाती हूँ और तब तक धारा की तरफ देखती रहती हूँ जब तक शॉर्ट्स पानी में नहीं गिर जाते। अगर वो उनको फेंक पा रहा है तो ज़रूर उसे पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा होगा। तुम्हें पता है, तुम इतनी घातक इंसान होने के बावजूद काफ़ी सेंसिटिव हो, पीटा कहता है जब मैं दो चट्टानों के बीच शॉर्ट्स को पीट पीट कर साफ कर रही हूँ। काश मैंने तुमको हेमिज को नहलाने ही दिया होता। अरे वो सब छोड़ो पीटा, ये बताओ उसने अब तक तुम्हें क्या क्या भेजा है? एक चीज़ भी नहीं। फिर एक पल का सन्नाटा छा जाता है जब उसे बात समझ में आती है। क्यों, क्या तुम्हें कुछ मिला था कैटनेस? मैं थोड़ा झेंपते हुए कहती हूँ। हाँ, वो जलने की दवा और कुछ ब्रेड। मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम उसकी फेवरेट हो। मेरे साथ तो वो एक कमरे में रहना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि हेमिज का अपमान करने के लिए ये सही समय नहीं है। जब पीटा के कपड़े सूख रहे होते हैं तो मैं उसे थोड़ी देर सोने देती हूँ, लेकिन दोपहर ढलने तक मैं और इंतज़ार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसका कंधा हिलाते हुए मैं कहती हूँ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा पीटा। निकलना होगा? कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से दूर, धारा के साथ आगे आगे, शायद किसी ऐसी जगह पर जहाँ मैं तुमको तब तक छिपा सकूं जब तक तुम थोड़े मजबूत नहीं हो जाते हो। मैं उसे कपड़े पहनने में मदद करती हूँ और उसे सीधा खड़ा करती हूँ। जैसे ही वो अपने पैर पर वजन डालता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम चल सकते हो पीटा, तुम ये कर सकते हो, कोशिश करो। लेकिन वो ज्यादा देर ये नहीं कर पाता। मेरे कंधे का सहारा लिए वो करीब 50 गज तक ही आगे बढ़ पाता है और मैं समझ जाती हूँ कि वो अब बेहोश होने वाला है। उसे किनारे पर बैठाकर मैं आसपास का मुआयना करती हूँ। कुछ चट्टानें गुफा जैसी छोटी संरचनाएं बना रही हैं। मैं धारा से करीब 20 गज ऊपर एक गुफा को अपना लक्ष्य बनाती हूँ। जब पीटा खड़ा होने लायक होता है तो मैं उसे आधा सहारा देते हुए और आधा उठाकर गुफा तक ले जाती हूँ। सच कहूँ तो मैं किसी बेहतर जगह की तलाश करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पीटा पूरी तरह पस्त हो चुका है तो हमें इसी से काम चलाना होगा। मैं गुफा के फर्श पर चीड़ की पत्तियों की एक परत बिछाती हूँ, अपना स्लीपिंग बैग खोलती हूँ और उसे उसमें घुसाकर कुछ गोलियां और पानी पिला देती हूँ। फल खाने से वो साफ मना कर देता है। फिर बस वो वहीं लेटा रहता है और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी रहती हैं। मैं गुफा के मुंह को छिपाने के लिए लताओं से एक तरह का पर्दा बनाती हूँ। नतीजा संतोषजनक नहीं है। कोई जानवर शायद इस पर सवाल ना उठाए, लेकिन कोई भी इंसान तुरंत पहचान लेगा कि इसे इंसानी हाथों से बनाया गया है, वो भी जल्दबाजी में। निराश होकर मैं उसे फाड़ देती हूँ। कैटनेस, वो मुझे आवाज़ लगाता है। मैं उसके पास जाकर उसकी आंखों पर आई बालों की लटों को पीछे हटाती हूँ। वो धीरे से कहता है, मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी मुझे ढूंढते। पीटा का माथा बुखार से तप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दवा का कोई असर नहीं हो रहा और अचानक मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो मर ना जाए। तभी पीटा कहना शुरू करता है, हाँ कैटनेस, मैं भी तुम्हें ढूंढ लेता। देखो, अगर मैं तुम्हें ढूंढने वापस नहीं आ पाया तो पीटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने वो सारा मवाद यूं ही बेकार में नहीं निकाला है। हाँ मुझे पता है कैटनेस, लेकिन बस अगर ऐसा हुआ कि मैं, देखो पीटा, मैं इस बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहती, लेकिन मैं, वो जोर देता है। बिना सोचे समझे मैं आगे झुकती हूँ और उसे चूम लेती हूँ, जिससे उसके शब्द रुक जाते हैं। शायद ये काफी समय से बाकी था। ये काम पहले ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो सही कह रहा है, हमें एक दूसरे के प्यार में पागल दिखना चाहिए। ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़के को चूमा है
और इसका मुझ पर कोई गहरा असर पड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे बस ये महसूस हो रहा है कि बुखार की वजह से उसके होंठ कितने तेज गर्म हैं। मैं पीछे हटती हूँ और स्लीपिंग बैग का कोना उसके चारों तरफ लपेट देती हूँ। तुम मरने वाले नहीं हो पीटा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, समझे तुम? समझ गया स्वीट हार्ट। मैं शाम की ठंडी हवा में बाहर कदम रखती हूँ और तभी आसमान से एक पैराशूट नीचे तैरता हुआ आता है। मेरी उंगलियां जल्दी से उसकी गांठ खोलती हैं, इस उम्मीद में कि शायद पीटा के पैर के लिए कोई दवा हो, लेकिन इसके बजाय मुझे गर्म शोरबे का एक बर्तन मिलता है। हेमिच मुझे इससे साफ संदेश नहीं भेज सकता था। एक किस मतलब एक बर्तन शोरबा। मैं करीब करीब उसके गुर्राने की आवाज अपने कानों में सुन सकती हूँ। तुम्हें प्यार में होना चाहिए डार्लिंग, लड़का मर रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिस पर मैं आगे काम कर सकूं। और हेमिच सही है, अगर मैं पीटा को जिंदा रखना चाहती हूँ तो मुझे दर्शकों को कुछ ऐसा देना होगा जिससे उनको और भी फर्क पड़े। घर जाने को बेताब दो बेचारे बदकिस्मत प्रेमी, एक होकर धड़कते हुए दो दिल, प्योर रोमांस। चूंकि मैं कभी प्यार में नहीं रही, इसलिए ये एक असली चुनौती होने वाली है मेरे लिए। मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती हूँ, जैसे कि मेरे पिता कभी भी मेरी माँ के लिए जंगल से उपहार लाना नहीं भूलते थे, जैसे कि दरवाजे पर उनके जूतों की आवाज़ सुनते ही मेरी माँ का चेहरा खिल उठता था, और जैसे कि पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने जीना लगभग छोड़ ही दिया था। पीटा, मैं उस खास लहजे में कहती हूँ जिसे मेरी माँ केवल मेरे पिता के लिए इस्तेमाल करती थीं। वो फिर से ऊँघने लगा था, लेकिन मैं फिर से चूम कर उसे जगाती हूँ, जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो मुस्कुराता है, जैसे उसे वहीं लेटे रहकर हमेशा मुझे देखते रहने में खुशी मिलेगी। वो इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर है। मैं बर्तन ऊपर उठाती हूँ और कहती हूँ, देखो हेमिच ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। अध्याय 20। पीटा को शोरबा पिलाने में मुझे 1 घंटे की मेहनत करनी पड़ी। फुसलाना, विनती करना, धमकी देना और चूमना भी, लेकिन आखिरकार घूंट घूंट करके उसने बर्तन खाली कर ही दिया। फिर मैंने उसे सोने दिया और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दिया। मैं जल्दी जल्दी चिड़िया का मांस और जड़ें चबाने लगी और साथ ही आसमान में रोज़ की रिपोर्ट देखने लगी। कोई नया खिलाड़ी नहीं मरा है, लेकिन फिर भी पीटा और मैंने दर्शकों को काफ़ी दिलचस्प दिन दिया है। उम्मीद है कि गेम मेकर्स हमें एक शांतिपूर्ण रात बिताने देंगे। मैं आदत के अनुसार रहने के लिए किसी अच्छे पेड़ की तलाश करने लगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सब तो अब खत्म हो चुका है। पीटा को मैं ज़मीन पर असुरक्षित नहीं छोड़ सकती। नदी के किनारे जहाँ पर वो पहले छुपा हुआ था, उस जगह को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। मैं उसे भला कैसे छिपा सकती थी, और हम वहाँ से मुश्किल से 50 गज की दूरी पर हैं। मैंने अपना नाइट विजन चश्मा पहना, अपने हथियार तैयार किए और पहरा देने के लिए बैठ गई। तापमान तेजी से गिरने लगा और जल्दी ही मैं हड्डियों तक कांपने लगी हूँ। आखिरकार मैं हार मान लेती हूँ और पीटा के साथ स्लीपिंग बैग के अंदर सरक जाती हूँ। ये काफ़ी गर्म और आरामदेह है और मैं इसमें दुबक जाती हूँ। लेकिन ये बैग सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि हद से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बैग उसके बुखार की तपिश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं उसका माथा छूती हूँ और उसे जलता हुआ और सूखा पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। क्या उसे बैग में ही रहने दूँ और उम्मीद करूँ कि बहुत तेज़ गर्मी बुखार को तोड़ देगी, या फिर उसे बाहर निकाल दूँ और ये उम्मीद करूँ कि रात की हवा बुखार को कम कर देगी। अंत में मैं बस पट्टी के एक टुकड़े को गीला करती हूँ और उसके माथे पर रख देती हूँ। पूरी रात मैं आधे बैठे और आधे लेटी स्थिति में बिताती हूँ। पट्टी को बार बार गीला करती हूँ और इस बात पर ध्यान ना देने की कोशिश करती हूँ कि पीटा के साथ जुड़कर मैंने खुद को पहले से कहीं ज़्यादा असुरक्षित बना लिया है। ज़मीन से बंधी हुई, पहरे पर तैनात और एक बहुत ही बीमार व्यक्ति की देखभाल की जिम्मेदारी के साथ। लेकिन मुझे पता था कि वो घायल है, फिर भी मैं उसे ढूंढने आई। अब मुझे बस उस इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होगा जिसने मुझे उसे खोजने के लिए भेजा था। जब आसमान गुलाबी होने लगता है तो मैं पीटा के होठों पर पसीने की हल्की चमक देखती हूँ और पाती हूँ कि उसका बुखार उतर गया है। पिछली रात जब मैं लताएं इकट्ठा कर रही थी तो मुझे रूह की जामुनों जैसी झाड़ी मिली थी। मैंने फल तोड़ लिए और उनको शोरबे के बर्तन में ठंडे पानी के साथ मसल दिया। जब मैं गुफा में पहुंची तो पीटा उठने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, जब मेरी आँख खुली तो तुम यहाँ नहीं थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे लगा कैटो और क्लोव ने तुम्हें ढूंढ लिया होगा। वो रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। क्लोव? वो कौन सी वाली है?
जिला 2 की लड़की, वो अभी भी जिंदा है ना? हाँ, बस वो ही हैं। और हम हैं, और थ्रेश और फॉक्सफेस हैं। फॉक्सफेस मतलब जिला 3 वाली लड़की। मैंने उसे ये नाम दिया है। वैसे अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कल से काफ़ी बेहतर, कैटनिस। कीचड़ के मुकाबले ये बहुत बड़ा सुधार है। साफ कपड़े, दवा, स्लीपिंग बैग और तुम। ओह हाँ, ये पूरा रोमांस का चक्कर। मुझे याद आता है। मैं उसके गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ और वो मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लेता है। मुझे याद आता है कि मेरे पिता भी मेरी माँ के साथ बिल्कुल ऐसा ही करते थे। और फिर मैं सोचती हूँ कि पीटा ने ये सब कहाँ से सीखा होगा। निश्चित रूप से अपने पिता और उसकी डायन जैसी माँ से तो नहीं सीखा होगा। मैं कहती हूँ, जब तक तुम खाना नहीं खा लेते तब तक तुम्हें और किस नहीं मिलेंगे। फिर मैं उसे दीवार के सहारे टिकाकर बिठाती हूँ और वो आज्ञाकारी ढंग से मेरे खिलाए हुए बेरी के गूदे के चम्मच निगल लेता है। हालांकि वो फिर से ग्रूजलिंग खाने से मना कर देता है। तुम सोई नहीं हो बहुत देर से, अब सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। जब मैं हिचकिचाती हूँ तो वो कहता है, तुम हमेशा के लिए जागती नहीं रह सकती, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। उसकी बात में दम है। मुझे आखिरकार सोना ही होगा, और शायद अभी सोना बेहतर हो, क्योंकि अभी वो काफ़ी सतर्क दिख रहा है और दिन की रोशनी भी हमारे साथ है। ठीक है पीटा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए, फिर तुम मुझे जगा देना। मैं गुफा के फर्श पर लेट जाती हूँ, क्योंकि स्लीपिंग बैग के लिए अब बहुत गर्मी है। मेरा एक हाथ अपने चढ़े हुए धनुष पर है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत तीर चला सकूं। पीटा दीवार के सहारे टिका हुआ मेरे पास बैठा है। उसका खराब पैर सामने फैला है और आंखें बाहर की दुनिया पर टिकी हैं। सो जाओ, वो धीरे से कहता है। उसका हाथ मेरे माथे से बालों की बिखरी लटों को हटाता है। अब तक के दिखावटी चुंबनों और दुलार के विपरीत उसका ये अंदाज बहुत ही सहज और सुकून देने वाला लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो रुके, और वो रुकता भी नहीं। जब मैं सो जाती हूँ तब भी वो मेरे बाल सहला रहा होता है। मैं बहुत देर तक सोई, और आंखें खोलते ही मुझे पता चल जाता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे, तुमने मुझे जगाया नहीं पीटा। किस लिए जगाता? यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और वैसे भी मुझे तुम्हें सोते हुए देखना अच्छा लगता है, क्योंकि तब तुम मुंह नहीं सिकोड़ती। इस बात पर जाहिर है मैं फिर से मुंह सिकोड़ लेती हूँ, जिससे वो मुस्कुराने लगता है। तभी मेरा ध्यान जाता है कि उसके होठ बहुत ही सूखे हुए हैं। मैं उसके गाल छूकर देखती हूँ। वो फिर से कोयलों के चूल्हे की तरह गर्म हो चुका है। मैं उसे और बुखार की गोलियां देती हूँ, और तब तक उसके पास खड़ी रहती हूँ जब तक कि वो करीब 1 लीटर पानी नहीं पी लेता। फिर मैं उसके छोटे घावों, जलन और डंकों पर मरहम लगाती हूँ, जिनमें अब काफ़ी सुधार दिख रहा है। और फिर खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए उसके पैर की पट्टी खोलती हूँ। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। ये पहले से बहुत बुरा हो चुका है। अब कोई मवाद तो नहीं दिख रहा, लेकिन सूजन बढ़ गई है और खिंची हुई चमकदार त्वचा में काफ़ी जलन और लाली है। उसके पैर पर ऊपर की तरफ रेंगती हुई लाल लकीरें भी दिखने लगी हैं। ये ब्लड पॉइजनिंग है। अगर इसे नहीं रोका गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा पाएगी। मेरे चबाए हुए पत्ते और मलहम इस पर ज़रा भी असर नहीं करेंगे। हमें कैपिटल से इन्फेक्शन रोकने वाली शक्तिशाली दवाओं की ज़रूरत होगी। मैं इतनी असरदार दवा की कीमत की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर हेमिज हर स्पॉन्सर से मिला हर दान इकट्ठा भी कर ले, तो क्या उसके पास उस दवा के लिए पर्याप्त पैसा होगा? मुझे इस बात में शक है। खेल जितने लंबे चलते हैं, उपहारों की कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। जितना पैसा पहले दिन भरपेट खाना खरीद सकता है, वो 12वें दिन तक बस एक क्रैकर ही खरीद पाता है। और जिस तरह की दवा की पीटा को ज़रूरत है, वो तो शुरू से ही बहुत महंगी रही होगी। मैं लड़खड़ाती आवाज़ में कहती हूँ, सूजन थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मवाद तो खत्म है, शुक्र है। कैटनिस, मुझे पता है ब्लड पॉइजनिंग क्या होती है, भले ही मेरी माँ कोई हीलर नहीं है। देखो पीटा, तुम्हें बस बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा समय तक टिके रहना है। जब हम जीत जाएंगे तो वो कैपिटल में खुद इसका इलाज कर देंगे। तुम्हें खाना होगा और ताकत बनाए रखनी होगी। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रही हूँ। आग मत जलाना कैटनिस, ये जोखिम होगा। देखते हैं। मैं बर्तन लेकर धारा की तरफ चली जाती हूँ, और तब मुझे एहसास होता है कि कितनी भीषण गर्मी है। मुझे यकीन है कि गेम मेकर्स धीरे धीरे दिन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रात में उसे एकदम नीचे गिरा देते हैं। और फिर धारा के पास धूप से तपते पत्थरों को देखकर मुझे एक विचार आता है। शायद मुझे आग जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं धारा और गुफा के बीच एक बड़ी चपटी चट्टान पर बैठ जाती हूँ। आधा बर्तन पानी शुद्ध करने के बाद मैं उसे सीधे धूप में रख देती हूँ
और पानी में अंडे के आकार के कई गर्म पत्थर डाल देती हूँ। फिर ग्रूजलिंग को तब तक बारीक काटती हूँ जब तक कि वो करीब लुगदी ना बन जाए, और रूह की कुछ जड़ों को भी मसल देती हूँ। सौभाग्य से ये दोनों ही चीज़ें पहले से भुनी हुई हैं और इसलिए उनको बस गर्म करने की ज़रूरत है। धूप और पत्थरों की गर्मी के बीच पानी पहले ही गर्म हो चुका है। मैं उसमें मांस और जड़ें डाल देती हूँ, ताज़े गर्म पत्थरों को बदलती हूँ और स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ हरा ढूंढने निकलती हूँ। कुछ ही देर में मुझे कुछ चट्टानों के पास चाइव्स का एक गुच्छा मिल जाता है। मैं उनको बहुत बारीक काट कर बर्तन में डाल देती हूँ। फिर से पत्थर बदलती हूँ, ढक्कन लगाती हूँ और पूरे मिश्रण को पकने देती हूँ। मुझे आसपास वैसे तो शिकार के बहुत कम संकेत मिले हैं, लेकिन शिकार करते समय पीटा को अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं आधा दर्जन फंदे लगा देती हूँ और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देती हूँ। बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी सोचती हूँ कि अब जबकि उनका सारा खाना उड़ चुका है तो अब वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। उनमें से कम 3 कैटो, क्लोव और फॉक्सफेस उसी खाने पर निर्भर थे। थ्रेश शायद नहीं होगा, उसके पास जरूर रूह की तरह ही धरती से भोजन जुटाने का कुछ ज्ञान रहा होगा। तो क्या वो आपस में लड़ रहे हैं? क्या वो हमें ढूंढ रहे हैं? हो सकता है उनमें से किसी ने हमें ढूंढ भी लिया हो और बस हमले के लिए सही पल का इंतजार कर रहा हो। ये विचार मुझे वापस गुफा की तरफ ले जाता है। पीटा के सिर पर ठंडी पट्टियां रखते हुए मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा रुको, हाँ चाहिए। मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? किस बारे में? कुछ भी अच्छा सा, सुखद सा। मुझे उस सबसे खुशनुमा दिन के बारे में बताओ जो तुम्हें याद हो। मेरे मुंह से एक आह और एक झुंझलाहट भरी सांस एक साथ निकलती हैं। सुखद कहानी? मेरी ज्यादातर सुखद यादें तो गेल और मेरे शिकार से जुड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटा को या दर्शकों को वो पसंद आएंगी। तो अब बस प्रेम बचती है। मैं पूछती हूँ, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मुझे प्रेम की बकरी कैसे मिली? नहीं तो मुझे बताओ, पीटा कहता है। मैं शुरू करती हूँ, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि मेरा हर शब्द पूरे पैनम में जा रहा है और भले ही लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं अवैध शिकार करती हूँ, लेकिन मैं गेल, ग्रीजी से, कसाई और उन पीस कीपर्स को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती जो मेरे ग्राहक हैं, सार्वजनिक रूप से ये बताकर कि मेरे साथ साथ वो भी कानून तोड़ रहे थे। प्रेम की बकरी लेडी मुझे असल में कैसे मिली थी, उसकी असली कहानी इस तरह से है। मई के अंत में प्रेम के 10वें जन्मदिन से एक दिन पहले शुक्रवार की शाम थी। जब स्कूल खत्म हुआ तो गेल और मैं जंगल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि मैं प्रेम के तोहफे के लिए कुछ चीज़ें जुटाना चाहती थी। शायद ड्रेस के लिए एक कपड़ा या बालों का ब्रश। हमें कुछ छोटे जानवर और साग सब्जियां मिले, पर यह सब काफ़ी नहीं था। मैं एकदम निराश थी, पर किस्मत से वापस लौटते समय हमें एक हिरण का बच्चा मिल गया, जिसका हमने बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया। हम उसे कसाई के पास ले गए। वो एक छोटे कद की भारी भरकम महिला है जिसका नाम रूबा है। आप रूबा से मोल भाव नहीं कर सकते। वो एक ही कीमत बताती है, जिसे आप या तो ले लो या तो छोड़ दो, लेकिन उसकी कीमत हमेशा उचित होती है। इसलिए हमने हिरण के लिए उसने जो ऑफर दिया उसे स्वीकार कर लिया, और उसने बदले में हमें कुछ पैसों के साथ हिरण के मांस के कुछ स्टीक भी दे दिए, जिनको हम मांस कटने के बाद ले जा सकते थे। पैसों को 2 हिस्सों में बांटने के बाद भी ये इतने पैसे थे कि ना तो गेल ने और ना ही मैंने अपने जीवन में एक साथ इतने पैसे देखे थे। हमने इस बात को गुप्त रखने का फैसला किया और अगले दिन के अंत में अपने परिवारों को मांस और पैसों से सरप्राइज देने की योजना बनाई। असल में यहीं से मुझे अपनी बकरी के लिए पैसे मिले थे। लेकिन मैं पीटा को एक झूठी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने अपनी माँ का एक पुराना चांदी का लॉकेट बेचा था, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच सकता। फिर मैं कहानी को प्रेम के जन्मदिन की शाम से आगे बढ़ाती हूँ। गेल और मैं चौक के बाजार गए ताकि मैं प्रेम के लिए गिफ्ट खरीद सकूं। जब मैं नीले रंग के मोटे सूती कपड़े के थान पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी, तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी है जो सीम के दूसरी तरफ बकरियों का एक छोटा झुंड रखता है। मुझे उसका असली नाम नहीं पता, लेकिन सब उसे बस गोटमैन कहते हैं। उसके जोड़ों पर सूजन रहती है और उसे तेज़ खांसी रहती है, जो ये साबित करती है कि उसने सालों खदानों में बिताए हैं। लेकिन वो काफ़ी खुशकिस्मत है। कहीं ना कहीं से उसने इन बकरियों के लिए पर्याप्त बचत कर ली और अब उसके पास बुढ़ापे में धीरे धीरे भूख से मरने के बजाय करने के लिए कुछ काम है। वो गंदा और बेसब्र है, लेकिन उसकी बकरियां साफ होती हैं और उनका दूध गाढ़ा होता है, बशर्ते आप उसे खरीदने की हैसियत रखते हों। उन बकरियों में से एक,
जो काले धब्बों वाली सफ़ेद बकरी थी, एक गाड़ी में लेटी हुई थी। शायद किसी कुत्ते ने उसके कंधे को बुरी तरह नोच लिया था और उसमें इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। मैंने कहा, गेल, मुझे वो बकरी चाहिए प्रेम के लिए। जिला 12 में एक दूध देने वाली बकरी का आपके पास होना आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये ऐसा जानवर है जो किसी भी चीज़ पर जिंदा रह सकता है। घास का मैदान उनके चरने के लिए बेहतरीन जगह है और वो एक दिन में 4 क्वार्ट तक दूध दे सकते हैं, पीने के लिए, पनीर बनाने के लिए या फिर बेचने के लिए। और ये कानून के खिलाफ भी नहीं है। गेल ने कहा, वो बहुत बुरी तरह घायल है, बेहतर होगा हम पास जाकर देख लें। हम वहां गए और उसे ध्यान से देखने लगे। गोटमैन ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो और दूर हट जाओ। हम तो बस देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी देख लो। वो जल्दी ही कसाई के पास जाने वाली है। मुश्किल से ही कोई उसका दूध खरीदेगा, और वैसे भी वो आधी कीमत ही देते हैं। कसाई उसे इसके लिए क्या दे रहा है? मैंने पूछा। गेल बोला, यहीं रुको और खुद ही देख लो। मैंने मुड़कर देखा तो रूबा चौक पार करके हमारी ही तरफ आ रही थी। उसके पास आते ही गोटमैन ने कहा, अच्छी किस्मत है कि तुम आ गईं। इस लड़की की नज़र तुम्हारी बकरी पर है। रूबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बकरी को देखकर मुंह से कोड़ा। फिर वो बोली, जरा इसके कंधे को तो देखो। मैं शर्त लगाती हूँ कि इसका आधे से ज्यादा शरीर इतना सड़ चुका होगा कि सॉसेज बनाने के लायक भी नहीं बचेगा। अरे, लेकिन हमारा सौदा हुआ था रूबा, गोटमैन ने हैरानी से कहा। हमारा सौदा कुछ दांतों के निशान वाले जानवर के लिए हुआ था, इस सड़ी हुई चीज के लिए नहीं। अगर ये लड़की इतनी बेवकूफ है कि इस सड़ी चीज को खरीदना चाहती है तो इसे ही बेच दो। इतना कहकर रूबा वहां से जाने लगी और मैंने साफ साफ उसे मेरी तरफ आंख मारते हुए देखा। गोटमैन गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी उस बकरी को जैसे भी करके बेचना चाहता था। कीमत पर सहमत होने में हमें आधा घंटा लगा। पूरी तरह से खुशी और पागलपन के एक पल में मैंने एक गुलाबी रिबन खरीदा और उसे बकरी की गर्दन के चारों तरफ बांध दिया। जब हम उस बकरी के साथ घर में दाखिल हुए तो प्रेम इतनी उत्साहित हो गई कि एक साथ रोने और हंसने लगी। मेरी माँ उसकी चोट को देखकर थोड़ी अनिश्चित थी, लेकिन उन दोनों ने मिलकर जल्दी ही उस पर काम शुरू कर दिया। जड़ी बूटियों को पीसना, जानवर को काढ़ा पिलाना, और जल्दी ही वो ठीक हो गई। मुझे पता था कि वो बकरी एक छोटी सोने की खान साबित होगी। मेरी कहानी बस खत्म ही होती है कि तभी तुरही की आवाज़ मुझे चौंका देती है। मैं पलक झपकते ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हूँ और गुफा के मुंह पर पहुँच जाती हूँ ताकि एक शब्द भी मुझसे छूट ना जाए। ये मेरा नया सबसे अच्छा दोस्त क्लॉडियस टेम्पल स्मिथ है, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वो हमें एक दावत के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो कहता है, शायद आप में से कुछ लोग मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहते होंगे, लेकिन ये कोई साधारण दावत नहीं है। आप में से हर किसी को किसी न किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है, और वाकई मुझे एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है, पीटा के पैर को ठीक करने के लिए दवा। उसकी आवाज़ फिर से आती है। आप में से हर किसी को वो चीज़ भोर के समय कॉर्नुकोपिया पर आपके जिला नंबर वाले एक बैग में मिलेगी। आने से मना करने के बारे में गहराई से सोच लें। आप में से कुछ के लिए ये आखिरी मौका होगा। अब हवा में गूंजते उसके शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। मैं एकदम से उछल पड़ती हूँ जब पीटा पीछे से मेरा कंधा पकड़ता है। तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रही हो, वो कड़े स्वर में कहता है। अरे, तुमसे किसने कहा कि मैं डाल रही हूँ? तो तुम वहाँ नहीं जा रही हो? बेशक नहीं जा रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैटो, क्लोव और थ्रेश के बीच होने वाली उस भयानक लड़ाई में सीधे कूद जाऊंगी? बेवकूफ़ मत बनो पीटा। मैं उनको आपस में लड़ने दूंगी, और कल रात के आसमान में हम देखेंगे कि कौन बचता है, और फिर वहां से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तुम बहुत ही बुरी झूठी हो कैटनिस। पता नहीं तुम इतने समय तक जिंदा कैसे बची रही हो। अगर कभी ताश का खेल हो ना, तो उसमें तुम कभी दांव मत लगाना, तुम सारे पैसे हार जाओगी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे तो आ सकता हूँ, कम से कम आधे रास्ते तक तो। शायद मैं कॉर्नुकोपिया तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा नाम चिल्ला रहा होऊंगा तो शर्त लगा लो कि कोई ना कोई मुझे ढूंढ ही लेगा, और तब मैं पक्का मारा जाऊंगा। तुम इस पैर के साथ यहाँ से 100 गज भी नहीं जा पाओगे, तो मैं खुद को घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम गई तो मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं पीटा? क्या यहाँ बैठकर तुम्हें मरते हुए देखूं? मैं नहीं मरूंगा, वादा करता हूँ। अगर
तुम ना जाने का वादा करो तो। मुझे पता है मैं उसे बहस में नहीं हरा सकती, इसलिए मैं कोशिश नहीं करती। अनिच्छा से उसकी बात मानने का नाटक करती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें वो करना होगा पीटा जो मैं कहूँगी। अपना पानी पियो, जब मैं कहूँ तब मुझे जगाओ, और सूप का एक एक घूंट पियो, चाहे वो कितना भी घिनौना क्यों ना हो। मुझे मंजूर है। क्या तुम्हारा सूप तैयार है? रुको, लाती हूँ। सूरज अभी भी आसमान में है, लेकिन फिर भी हवा ठंडी हो गई है। मेरा ये सोचना सही था कि गेम मेकर्स तापमान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन सूप अभी भी गर्म है और उसका स्वाद ज्यादा बुरा नहीं है। पीटा बिना किसी शिकायत के खाता है। वो बड़बड़ाता रहता है कि ये कितना स्वादिष्ट है, लेकिन ये बुखार के कारण है कि वो कुछ भी बोल रहा है। इस समय वो वैसा ही लग रहा है जैसे नशे में धुत होने पर हेमिच बड़बड़ाता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह होश खो दे, मैं उसे बुखार की दवा की एक और खुराक दे देती हूँ। जब मैं हाथ मुंह धोने के लिए धारा के पास जाती हूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात है, अगर मैं उस दावत में नहीं गई तो वो मर जाएगा। मैं उसे 1 या 2 दिन तक तो खींच लूंगी, लेकिन फिर इन्फेक्शन उसके दिल या दिमाग या फेफड़ों तक पहुंच जाएगा और वो चला जाएगा, और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, फिर से दूसरों के आने का इंतजार करते हुए। मैं ख्यालों में इतनी खोई हुई हूँ कि पैराशूट लगभग मेरे पास से निकल जाता है और मेरा ध्यान ही नहीं जाता। और जब ध्यान जाता है तो मैं उसके पीछे लपकती हूँ, उसे पानी से खींचती हूँ और शीशी निकालने के लिए चांदी का कपड़ा फाड़ देती हूँ। हेमिच ने कर ही दिखाया आखिर। उसे दवा मिल गई है, मुझे पता नहीं कैसे। शायद उसने कुछ रोमांटिक बेवकूफ़ों के झुंड को अपने जेवर तक बेचने के लिए राजी कर लिया होगा, और अब मैं पीटा को बचा सकती हूँ। लेकिन कुछ गड़बड़ है। ये शीशी तो बहुत ही छोटी है। पीटा जितना बीमार है, उसे ठीक करने के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। मेरे मन में संदेह की एक लहर उठती है। मैं शीशी को खोलकर सूंघती हूँ और उस मीठी गंध से मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है। पक्का करने के लिए मैं उसकी एक बूंद अपनी जीभ की नोक पर रखती हूँ। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। ये तो स्लीप सिरप है, यानी नींद का शरबत। जिला 12 में ये एक आम दवा है, दवाओं के हिसाब से काफी सस्ती, लेकिन ऐसी कि आपको बुरी तरह लत लगा देती है। लगभग हर किसी ने कभी न कभी इसकी खुराकें ली होती हैं। हमारे घर में भी एक बोतल में ये रखी रहती है। मेरी माँ इसे उन मरीजों को देती हैं जो बहुत घबराए हुए होते हैं, ताकि उनको बेहोश करके उनके गहरे घावों पर टांके लगाए जा सकें या उनके दिमाग को शांत किया जा सके। इसकी बस थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी होती है। इस आकार की एक शीशी पीटा को पूरे 1 दिन के लिए बेहोश कर सकती है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। मैं इतनी गुस्से में आ जाती हूँ कि हेमिच के इस आखिरी उपहार को धारा में फेंकने ही वाली हूँ कि तभी मुझे कुछ याद आता है। पूरा 1 दिन, ये तो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। मैं मुट्ठी भर बेरियों को लेकर जल्दी से मसल देती हूँ ताकि सिरप का स्वाद पता न चले, और सावधानी के लिए उनमें पुदीने की कुछ पत्तियां भी मिला देती हूँ, और फिर उसे लेकर मैं वापस गुफा की तरफ जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाई हूँ पीटा। मुझे धारा के थोड़ा और आगे बेरियों का एक नया झुंड मिला है। पीटा बिना किसी हिचकिचाहट के पहली बाइट के लिए अपना मुंह खोलता है। वो उसे निगल लेता है और फिर थोड़ा माथा सिकोड़ता है। ये तो बहुत मीठे हैं। हाँ, ये शुगर बेरीज है ना, मेरी माँ इनसे जैम बनाती हैं। क्या तुमने इनको पहले कभी नहीं खाया? मैं अगला चम्मच उसके मुंह में डालते हुए कहती हूँ, नहीं, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन इनका स्वाद कुछ जाना पहचाना लग रहा है कैटनिस। शुगर बेरीज, वो क्या चीज़ है? अरे, ये बाजार में ज्यादा नहीं मिलती, सिर्फ जंगलों में उगती हैं। और एक और निवाला उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अब बस एक आखिरी और बचा है। वो आखिरी चम्मच मुंह में लेते हुए कहता है, ये एकदम शरबत की तरह मीठे हैं। शरबत, शरबत! और जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं उसके नाक और मुंह को जोर से अपने हाथ से दबा देती हूँ, जिससे वो उसे थूकने के बजाय निगलने पर मजबूर हो जाता है। वो उल्टी करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बेहोश होने लगता है, और उसके होश खोने से ठीक पहले मैं उसकी आंखों में साफ साफ देख सकती हूँ कि मैंने जो किया है वो माफ़ किए जाने लायक नहीं है। मैं अपने घुटनों के बल पीछे बैठ जाती हूँ और दुख और संतोष के मिले जुले भावों के साथ कहती हूँ, झूठ कौन नहीं बोल सकता पीटा, मैं भी बोल सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात नहीं सुन सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि बाकी पूरा पैनम तो सुन ही रहा है ना। और अब यहाँ पर कहानी से 1 मिनट का लेते हैं ब्रेक और मैं बताती हूँ आपको आज का हमारा क्लू। आज का क्लू है न्यू स्वरोस्की पेंडेंट सेट्स में 1240 प्राइस वाला जो पीस है वो कितने कलर्स में अवेलेबल है। आपको इसका जवाब ढूंढना है और अपने जवाब को रील के कमेंट्स में टाइप करना है। और अब फिर से आ जाते हैं अपनी कहानी पर। अध्याय 21। रात होने से पहले बचे हुए घंटों में मैं पत्थर इकट्ठे करती हूँ और गुफा के मुंह को कैमोफ्लेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये एक धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ढेरों पसीना बहाने और चीज़ों को इधर उधर खिसकाने के बाद अब मैं अपने काम से काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब ये गुफा चट्टानों के एक बड़े ढेर का हिस्सा लग रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसे आसपास और भी कई ढेर हैं। मैं अभी भी एक छोटे से छेद के जरिए रेंग कर पीटा तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन बाहर से इसका पता लगाना नामुमकिन है। इसके अलावा अगर मैं दावत से वापस नहीं आ पाई तो पीटा छिपा रहेगा, लेकिन पूरी तरह से कैद नहीं होगा। हालांकि मुझे शक है कि बिना दवा के वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। अगर मैं दावत में मर गई तो जिला 12 का कोई विजेता होने की संभावना कम ही है। मैं उन छोटी और कांटेदार मछलियों से खाना बनाती हूँ जो यहाँ नीचे धारा में रहती हैं। हर बर्तन में पानी भरकर उसे शुद्ध करती हूँ और अपने हथियार साफ करती हूँ। मेरे पास कुल 9 तीर बचे हैं। मैं पीटा के पास चाकू छोड़ने के बारे में सोचती हूँ ताकि मेरे जाने पर उसके पास थोड़ी सुरक्षा रहे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कैमोफ्लेज ही उसका आखिरी बचाव है, लेकिन मुझे शायद चाकू की ज़रूरत पड़ सकती है। कौन जानता है मेरा सामना किससे हो जाए। दावत शुरू होने पर कम से कम कैटो, क्लोव और थ्रेश तो वहाँ मौजूद होंगे ही। फॉक्सफेस के बारे में मैं पक्का नहीं कह सकती, क्योंकि सीधा मुकाबला करना ना तो उसका स्टाइल है और ना ही उसकी ताकत। वो मुझसे भी छोटी है और निहत्थी भी है। अगर उसने हाल ही में कोई हथियार ना उठा लिया हो तो वो शायद आसपास ही कहीं मंडरा रही होगी, ये देखते हुए कि वो क्या बटोर सकती है। लेकिन बाकी तीनों से निपटने में मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। दूर से मारने की मेरी क्षमता मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मुझे पता है कि उस बैकपैक को पाने के लिए मुझे उन सब के बीच में जाना ही होगा जिस पर 12 नंबर लिखा है और जिसका क्लॉडियस टेम्पल स्मिथ ने जिक्र किया था। मैं आसमान की तरफ देखती हूँ इस उम्मीद में कि शायद भोर होने तक एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाए, लेकिन आज रात कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। कल चेहरे होंगे। दावतों का परिणाम हमेशा मौतों के रूप में ही निकलता है। मैं रेंग कर गुफा के अंदर जाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और पीटा के पास सिमट कर लेट जाती हूँ। आज रात बहुत ठंड है, कड़कड़ाती ठंड, जैसे गेम मेकर्स ने पूरे मैदान में जमी हुई हवा का झोंका भेज दिया हो। मैं पीटा के बगल में लेटी हूँ, उसके बुखार की गर्मी के हर अंश को सोखने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के इतने शारीरिक रूप से करीब होना जो मानसिक रूप से इतना दूर हो अजीब लगता है। मैं ना चाहते हुए भी अपनी माँ और प्रेम के बारे में सोचने लगती हूँ। क्या वो आज रात जरा भी सो पाएंगी? खेल के इस आखिरी चरण में दावत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की वजह से शायद स्कूल की छुट्टी कर दी गई होगी। जिला 12 में लोगों का जोश बहुत ऊंचा होगा। यकीनन लोग पीटा और मेरे बारे में उत्साहित होंगे, खासकर अब जब हम साथ हैं। और गेल, मैं उसे जानती हूँ, वो चिल्लाने और चीयर करने जैसे काम नहीं करेगा, लेकिन वो हर पल हर मोड़ को ध्यान से देख रहा होगा और मेरे घर आने की दुआ कर रहा होगा। क्या वो उम्मीद कर रहा होगा कि पीटा भी बच जाए? गेल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसने एक बार हम दोनों के साथ साथ भाग जाने की बात की थी। क्या वो सिर्फ जिले से बाहर हमारे बचने की संभावनाओं का एक प्रैक्टिकल हिसाब किताब था या कुछ और वो इन सब किसिंग वगैरह के बारे में क्या सोचता होगा? मुझे पता नहीं। भोर से करीब 3 घंटे पहले मैं अपनी अंतिम तैयारी शुरू करती हूँ। पीटा के पास पानी और मेडिकल किट रख देती हूँ। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो इसके अलावा और कुछ भी उसके काम नहीं आएगा और ये चीज़ें भी उसके जीवन को बस थोड़े ही समय के लिए बढ़ा पाएंगी। उसकी जैकेट उतारकर मैं अपनी जैकेट के ऊपर पहन लेती हूँ। अभी स्लीपिंग बैग और बुखार के बीच उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, और दिन के समय अगर मैं इसे उतारने के लिए यहाँ नहीं रही तो वो जैकेट पहने पहने इसमें भुन ही जाएगा। मेरे हाथ ठंड से पहले ही अकड़ चुके हैं, इसलिए मैं रूह के मोज़ों की अतिरिक्त जोड़ी को ले लेती हूँ और उंगलियों और अंगूठे के लिए उनमें छेद करके उनको पहन लेती हूँ। मैं उसके छोटे बैग में कुछ खाना, पानी की बोतल और पट्टियाँ भरती हूँ। चाकू को अपनी बेल्ट में खोंसती हूँ और अपना धनुष बाण उठा लेती हूँ। निकलते समय मुझे
वो बदकिस्मत प्रेमियों वाले नाटक को बनाए रखने के महत्व की याद आती है और मैं झुककर पीटा को एक लंबा गहरा चुंबन देती हूँ। मैं जानती हूँ कि कैपिटल में लोग इसे देखकर आहें भर रहे होंगे और मैं खुद भी एक आंसू पोंछने का नाटक करती हूँ और फिर चट्टानों के छेद से रेंगकर रात के अंधेरे में बाहर निकल आती हूँ। हवा इतनी ठंडी है जैसे नवंबर की रात की ठंड हो। धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये चश्मे काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने बाएं कान की कमी बहुत खल रही है। अगर मैं किसी तरह घर पहुँच पाई तब तो मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि अपनी सुनने की क्षमता ठीक करवाने के लिए कितने भी पैसे खर्च कर सकूंगी। लेकिन वो सब तो बाद की बात है। अभी तो मुझे इस जंगल में आगे बढ़ना है। रात में जंगल हमेशा अलग दिखता है। मैं वापस उसी धारा के किनारे किनारे चलने लगती हूँ, झील के पास रूह के छिपने के ठिकाने वाले रास्ते पर। पूरे रास्ते मुझे किसी भी दूसरे खिलाड़ी का कोई संकेत नहीं मिलता। या तो मैं यहाँ पहुँचने वाली पहली खिलाड़ी हूँ या फिर बाकी सब ने कल रात ही अपनी जगह बना ली है। जब मैं झाड़ियों में घुसकर छुपती हूँ तभी भी सुबह होने में 2 घंटे बाकी हैं। काफी देर के इंतजार के बाद आखिरकार आसमान में सुबह की सफेदी छाने लगती है, लेकिन अभी भी दूसरे खिलाड़ियों का कोई सुराग नहीं है। लेकिन असल में इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हर किसी ने या तो अपनी ताकत, अपनी घातकता या अपनी चतुराई से खुद को साबित किया है। मैं सोचती हूँ, क्या उन्हें लगता होगा कि पीटा मेरे साथ है? मुझे शक है कि फॉक्सफेस और थ्रेश को तो ये पता भी होगा कि नहीं कि वो घायल है। और ये बात और भी अच्छी है अगर वो ये सोचें कि जब मैं बैकपैक लेने जाऊंगी तो वो मुझे पीछे से कवर दे रहा होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण सुनहरे कॉर्नुकोपिया से टकराती है, मैदान में एक हलचल होती है। उस विशाल हॉर्न के मुंह के सामने की जमीन 2 हिस्सों में बंट जाती है और एक गोल मेज जिस पर सफेद कपड़ा बिछा है मैदान के ऊपर उभर आती है। मेज पर 4 बैकपैक रखे हैं, 2 बड़े काले बैग जिन पर नंबर 2 और 11 लिखे हैं, एक मध्यम आकार का हरा बैग जिस पर नंबर 5 है और एक बहुत ही छोटा नारंगी बैग जो कि इतना छोटा है कि मैं उसे अपनी कलाई पर लटका सकती हूँ। उस पर यकीनन 12 नंबर लिखा होगा। मेज अभी अपनी जगह पर सेट ही हुई थी कि तभी कॉर्नुकोपिया से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। उसने हरे रंग का बैकपैक झपटा और हवा की रफ्तार से भाग गई। ये फॉक्सफेस थी। इतनी चतुर और जोखिम भरी योजना बनाना उसी का काम हो सकता है। हम बाकी सब अभी भी मैदान के चारों तरफ अपनी अपनी जगह थमे हुए थे और सिचुएशन का अंदाजा लगा रहे थे, जबकि उसने अपना हिस्सा हासिल भी कर लिया। कोई भी उसका पीछा नहीं करना चाहेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक उनका अपना बैग मेज पर यूं खुले में पड़ा हो। फॉक्सफेस ने जानबूझकर बाकी बैग्स को हाथ नहीं लगाया, ये जानते हुए कि अपने नंबर के अलावा किसी और बैग को चुराने का मतलब होगा किसी शिकारी को अपने पीछे लगाना। ये रणनीति इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है ये तो मेरी रणनीति होनी चाहिए थी। जब तक मैं आश्चर्य, प्रशंसा, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा की भावनाओं से उबर पाती हूँ, तब तक उसका लाल सिर पेड़ों में ओझल हो जाता है। मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों से बड़ी प्रतिद्वंद्वी शायद फॉक्सफेस ही है मेरे लिए। उसने मेरा समय भी बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब ये साफ है कि मुझे ही अगली बार मेज तक पहुंचना होगा। जो भी मुझसे पहले वहां पहुंचेगा वो आसानी से मेरा बैग उठा लेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं मेज की तरफ दौड़ पड़ती हूँ। खतरे को देखने से पहले मुझे उसके उभरने का एहसास हो जाता है। पहला चाकू मेरे दाईं तरफ से सरसराता हुआ आता है, जिसे मैं सौभाग्य से सुन पाती हूँ। अपने धनुष से उसे हटाने में मैं सफल रहती हूँ। फिर मैं मुड़कर धनुष की डोरी खींचती हूँ और एक तीर सीधे क्लोव के दिल की तरफ छोड़ देती हूँ। वो घातक वार से बचने के लिए बस थोड़ा सा मुड़ती है, लेकिन तीर की नोक उसकी बाईं बाह में छेद कर देती है। अपनी बाह से तीर निकालने और घाव की गंभीरता को समझने के लिए उसे कुछ पल रुकना पड़ता है, जो उसे धीमा करने के लिए काफ़ी है। मैं आगे बढ़ना जारी रखती हूँ और ऑटोमेटिक तरीके से अगला तीर तैयार कर लेती हूँ। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसने सालों तक शिकार किया हो। अब मैं मेज़ पर हूँ। मेरी उंगलियां उस नन्हे नारंगी बैकपैक को पकड़कर उसे अपनी बाह पर ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। ये बैग वाकई बहुत ही छोटा है। मैं दोबारा वार करने के लिए मुड़ ही रही हूँ कि दूसरा चाकू सीधे मेरे माथे पर लगता है, दाहिनी भौं के ऊपर चीरा लगाते हुए। खून का एक फव्वारा मेरे चेहरे पर बहने लगता है और मेरी एक आंख अंधी हो जाती है। मेरा मुंह अपने ही खून के स्वाद से भर जाता है। पीछे की ओर लड़खड़ाने के बावजूद भी मैं अपने तैयार तीर को हमलावर की दिशा में छोड़ देती हूँ।
लेकिन वो चूक जाता है और फिर क्लोव मुझ पर टूट पड़ती है। मुझे पीठ के बल जमीन पर पटक कर अपने घुटनों से वो मेरे कंधों को दबा देती है और मैं सोचती हूँ बस यही मेरा अंत है। प्रेम की खातिर मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लोव इस काम को जल्दी से कर दे, लेकिन क्लोव इस पल का आनंद लेना चाहती है। उसे लगता है कि उसके पास समय है, जरूर कैटो कहीं आसपास ही होगा, उसकी रक्षा कर रहा होगा और थ्रेश और शायद पीटा का इंतजार कर रहा होगा। तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिला 12? अभी भी टिका हुआ है? वो कैटो का शिकार कर रहा है। मैं उस पर गुर्राती हूँ और फिर पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती हूँ, पीटा! क्लोव अपनी मुट्ठी मेरी सांस की नली पर जोर से मारकर मेरी आवाज बंद कर देती है, लेकिन उसका सिर इधर उधर घूम रहा है, यानी उसे लगता है कि शायद मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन चूंकि मुझे बचाने के लिए कोई पीटा वहां नहीं आता, वो वापस मेरी तरफ मुड़ती है। झूठी! वो लगभग मर चुका है। कैटो जानता है कि उसने उसे कहाँ पर काटा है। तुमने शायद उसे किसी पेड़ से बांध रखा होगा और उसके दिल को चालू रखने की कोशिश कर रही होंगी। अच्छा, इस प्यारे से छोटे बैकपैक में क्या है? उस लवर बॉय के लिए दवा? बड़े दुख की बात है कि ये उसे कभी नहीं मिलेगी। क्लोव अपनी जैकेट खोलती है। उसके अंदर चाकुओं की एक पूरी की पूरी कतार लगी है। वो सावधानी से एक नक्काशीदार दिखने वाले चाकू को चुनती है, जिसका ब्लेड बहुत ही क्रूर दिखता है। मैंने कैटो से वादा किया था कि अगर वो तुम्हें मुझे सौंप देगा तो मैं दर्शकों को एक शानदार शो दिखाऊंगी। मैं उसे ऊपर से हटाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन सब बेकार। वो बहुत भारी है और उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अरे भूल जाओ जिला 12, हम तुम्हें मार डालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हारी उस बेचारी छोटी साथी के साथ किया था। क्या नाम था उसका? अरे वही जो पेड़ों पर फुदकती रहती थी। रू। पहले रू और अब तुम। और फिर मुझे लगता है कि हम लवर बॉय को प्रकृति के भरोसे छोड़ देंगे। कैसा रहेगा? तो शुरुआत कहाँ से करूं, बताओ। मैं उसके हाथ पर काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे सिर के बाल पकड़ लेती है और मुझे वापस जमीन पर दबा देती है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह से शुरुआत करूंगी। वो छेड़ने वाले अंदाज में चाकू की नोक मेरे होठों के ऊपर फिराती है और मैं अपने दांत भींच लेती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। रू के बारे में उसकी टिप्पणी ने मुझे गुस्से से भर दिया है, इतना गुस्सा कि मुझे लगता है मैं सम्मान के साथ मर सकती हूँ। अवज्ञा के अपने आखिरी काम के रूप में मैं उसे तब तक घूरती रहूंगी जब तक मैं देख सकती हूँ। ये शायद ज्यादा देर नहीं होगा, लेकिन मैं उसे घूरती रहूंगी और बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी। मैं मरूंगी जरूर, लेकिन अपने छोटे से तरीके से अपराजित होकर। हाँ, होठों से ही शुरुआत करती हूँ। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें अपने इन होठों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लवर बॉय को आखिरी किस भेजना चाहती हो? मैं अपने मुंह में खून और थूक इकट्ठा करती हूँ और उसके चेहरे पर थूक देती हूँ। वो गुस्से से पागल हो जाती है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं खुद को उस असहनीय दर्द के लिए तैयार कर लेती हूँ जो बस आने ही वाला है। लेकिन जैसे ही मुझे अपने होठ पर पहले कट की नोक महसूस होती है, कोई विशाल आकृति क्लोव को मेरे शरीर से खींच लेती है और फिर वो चीखने लगती है। पहले तो मैं सन्न रह जाती हूँ, समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ है। क्या किसी तरह से पीटा मुझे बचाने आ गया है, या गेम मेकर्स ने मजा बढ़ाने के लिए कोई जंगली जानवर भेज दिया है? लेकिन जब मैं अपनी सुन्न बाहों के सहारे खुद को ऊपर उठाती हूँ तो देखती हूँ कि इनमें से कुछ भी नहीं है। क्लोव जमीन से 1 फुट ऊपर लटकी हुई है, थ्रेश की बाहों में कैद। उसे इस तरह से देखकर मेरी चीख निकल जाती है। वो मुझ पर हावी है और क्लोव को किसी कपड़े की गुड़िया की तरह पकड़े हुए है। मुझे याद था कि थ्रेश आकार में काफी बड़ा है, लेकिन वो तो मेरी यादों से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने अरीना में आने के बाद से वजन बढ़ा लिया है। वो क्लोव को घुमाकर जमीन पर पटक देता है। तुमने उस छोटी लड़की के साथ क्या किया? तुमने उसे मार डाला? क्लोव चारों हाथ पैरों के बल पीछे की तरफ खिसक रही है, जैसे कोई घबराया हुआ कीड़ा हो। वो इतने सदमे में है कि कैटो को आवाज तक नहीं दे पा रही। नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी। तुमने उसका नाम लिया, मैंने सुना। तुमने उसे मारा। तुमने उसे वैसे ही काटा जैसे तुम यहाँ इस लड़की को काटने वाली थी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कैटो, प्लीज बचाओ कैटो। मुझे कहीं दूर से कैटो की आवाज सुनाई देती है,
जो क्लोव को पुकार रहा है, लेकिन वो बहुत दूर है, इतना दूर कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो इतनी दूर क्या कर रहा था? फॉक्सफेस या पीटा को पकड़ने की कोशिश, या वो थ्रेश के इंतजार में घात लगाए बैठा था और उसकी लोकेशन का गलत अंदाजा लगा बैठा था। थ्रेश ने अब एक पत्थर उठा लिया है जिसको वो क्लोव की कनपटी पर दे मारता है। खून नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं उसकी खोपड़ी में एक गड्ढा देख सकती हूँ और मुझे पता है कि अब वो नहीं बचने वाली। हालांकि उसमें थोड़ी जान अभी बाकी है और उसके होठों से धीमी कराह निकल रही है। जब थ्रेश पत्थर उठाए हुए मेरी तरफ मुड़ता है तो मुझे पता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है। मेरा धनुष भी खाली है क्योंकि आखिरी तीर क्लोव की दिशा में पहले ही चल चुका था। मैं उसकी अजीब सुनहरी भूरी आंखों की चमक में फंस जाती हूँ। वो कहता है, उसने जो कहा उसका क्या मतलब था? रू तुम्हारी साथी थी? मैं मतलब हमने टीम बनाई थी। हमने यहाँ से इन लोगों की सप्लाई को भी उड़ा दिया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, सच में थ्रेश, लेकिन वो जिला 1 वाला लड़का पहले वहाँ पहुँच गया। मैं जल्दी जल्दी कहती हूँ। शायद अगर थ्रेश को ये पता चल जाए कि मैंने रू की मदद की थी तो वो मेरे लिए कोई धीमी और क्रूर मौत नहीं चुनेगा। वो सवाल करता है, और तुमने उस जिला 1 के लड़के को मार डाला? हाँ, मैंने उसे मार डाला और रू को फूलों में दफन कर दिया और मैंने उसे सुलाने के लिए गाना भी गाया। मेरी आंखों में उस याद के आते ही आंसू छलक आते हैं। सुलाने के लिए? थ्रेश भारी आवाज में कहता है। हाँ, मौत की नींद। मैं तब तक गाना गाती रही जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझे ब्रेड भेजी थी। एक रिक्वेस्ट है थ्रेश, प्लीज मुझे जल्दी से खत्म कर देना, ठीक है? थ्रेश के चेहरे पर 2 विरोधी भावनाएं उभरती हैं। वो पत्थर नीचे कर लेता है। सिर्फ इस एक बार के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लड़की, उस छोटी बच्ची की खातिर। तुम और मैं, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब कोई एहसान बाकी नहीं है, समझी? मैं सिर हिलाती हूँ क्योंकि मैं सचमुच समझती हूँ कर्ज और एहसान के बारे में और उससे नफरत करने के बारे में। मैं समझती हूँ कि अगर थ्रेश जीतता है तो उसे वापस जाकर अपने उस जिले का सामना करना होगा जिसने मुझे शुक्रिया कहने के लिए पहले ही सारे नियम तोड़ दिए थे, और अब वो भी मुझे शुक्रिया कहने के लिए फिर से नियम तोड़ रहा है। और मैं ये भी समझ रही हूँ कि फिलहाल थ्रेश मेरी खोपड़ी नहीं फोड़ने वाला है। क्लोव! कैटो की ये आवाज़ अब बहुत करीब आ चुकी है। उसकी आवाज़ के दर्द से मैं बता सकती हूँ कि उसने क्लोव को ज़मीन पर देख लिया है। थ्रेश कहता है, बेहतर होगा कि अब तुम भाग जाओ फायर गर्ल। मैं पलटी मारती हूँ और थ्रेश, क्लोव और कैटो की आवाज़ से दूर भागती हूँ। जब मैं जंगल में पहुँच जाती हूँ, बस तभी एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती हूँ। थ्रेश और दोनों बड़े बैकपैक मैदान के उस किनारे से ओझल हो रहे हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा। कैटो हाथ में भाला लिए क्लोव के पास घुटनों के बल बैठा है और उससे साथ ना छोड़ने की भीख मांग रहा है। कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाएगा कि सब बेकार है, वो बच नहीं सकती। मैं पेड़ों के बीच से भागते हुए बार बार उस खून को पहुँचती हूँ जो मेरी आंखों में भर रहा है। कुछ ही मिनटों बाद तोप की आवाज़ सुनाई देती है और मैं जान जाती हूँ कि क्लोव मर चुकी है। कैटो अब हम में से किसी एक के पीछे होगा, या तो थ्रेश के या मेरे। मेरे मन में एक अजीब सी दहशत भर जाती है, लेकिन फिर एक बात मुझे थोड़ा शांत करती है। कैटो के काम की जो ज़रूरी चीज़ वाला बैकपैक है वो थ्रेश के पास है, तो ज़रूर कैटो थ्रेश के पीछे गया होगा, मेरे नहीं। लेकिन फिर भी पानी तक पहुंचने तक मैं अपनी रफ्तार धीमी नहीं करती। जूतों समेत पानी में कूद पड़ती हूँ और धारा के साथ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती हूँ। रूह के मोजे जिनको मैं अभी तक दस्तानों की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उनको उतार कर मैं अपने माथे पर दबाकर खून के बहाव को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो भीग जाते हैं। जैसे तैसे करके मैं गुफा तक पहुँचती हूँ, चट्टानों के बीच से अंदर घुसती हूँ और उन्हीं से छनकर आती हल्की रोशनी में मैं अपनी बाह से वो छोटा नारंगी बैकपैक उतारती हूँ, उसका हुक काटती हूँ और सामान जमीन पर उंडेल देती हूँ। एक पतले से डिब्बे में एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन है जिसको बिना हिचकिचाए मैं उठाकर पीटा की बाह में सुई चुभो देती हूँ और धीरे से प्लंजर को नीचे दबाती हूँ। मेरे हाथ मेरे सिर तक जाते हैं और फिर मेरी गोद में गिर जाते हैं जो कि खून से लथपथ हैं। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो है मेरी कलाई के घुमाव पर बैठता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत हरा और चांदी जैसा पतंगा। अध्याय 22।
जब मेरी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले मुझे पीटा का थका पीला चेहरा नजर आता है, जो कहता है, तुम्हारी आंखें फिर से खुली देखकर अच्छा लगा। मैं कितनी देर से बेहोश थी पक्का नहीं पता। मैं कल शाम को जागा था और तुम मेरे बगल में खून के एक डरावने पूल में लेटी हुई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आखिर खून रुक गया है। लेकिन मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी बैठने की कोशिश नहीं करता। मैं सावधानी से अपना हाथ सिर तक ले जाती हूँ और पाती हूँ कि उस पर पट्टी बंधी है, लेकिन ये साधारण सा काम भी मुझे कमजोर कर देता है और मेरा सिर चकराने लगता है। पीटा मेरे होठों से एक बोतल लगा देता है और मैं प्यासों की तरह पानी पीती हूँ। तुम पहले से कुछ ठीक हो? मैं पूछती हूँ। अरे मैं बहुत ठीक हूँ। तुमने मेरी बाह में जो कुछ भी वो इंजेक्शन से लगाया था उसने वाकई काम कर दिया। आज सुबह तक मेरे पैर की करीब करीब सारी सूजन खत्म हो गई थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसे धोखा देने, नशीली दवा देने और दावत में भाग जाने के लिए मुझसे नाराज है। शायद मैं अभी बहुत ज्यादा पस्त हूँ इसलिए, और जब मैं थोड़ी मजबूत हो जाऊंगी तब वो इस बारे में बात करेगा। क्या तुमने कुछ खाया? मैं पूछती हूँ। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कैटनिस, कि इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि ये खाना कुछ समय तक चलाना पड़ सकता है, मैं उस ग्रूसलिंग के 3 टुकड़े निकल गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर से सख्त डाइट पर आ गया हूँ। अरे नहीं पीटा, तुमने ठीक किया। तुम्हें खाने की जरूरत है। मैं जल्दी ही शिकार पर जाऊंगी। नहीं, इतनी जल्दी नहीं कैटनिस। कुछ टाइम के लिए मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। और सच में मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं। पीटा मुझे ग्रूसलिंग और किशमिश के टुकड़े खिलाता है और खूब पानी पिलाता है। स्लीपिंग बैग को मेरी ठोड़ी तक लपेटने से पहले वो मेरे पैरों को अपनी जैकेट में लपेट देता है ताकि वो गर्म रहें। तभी बादलों के गरजने की आवाज़ आती है और मैं चट्टानों के एक छेद के माध्यम से आसमान में बिजली कौंधती हुई देखती हूँ। छत के कई छेदों से बारिश टपक रही है, लेकिन पीटा ने प्लास्टिक के चौकोर टुकड़े को मेरे ऊपर की चट्टान में फंसाकर मेरे सिर और ऊपरी शरीर के ऊपर एक तरह की छतरी सी बना दी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तूफान किस वजह से आया। मेरा मतलब है, निशाना कौन है इसका? कैटो और थ्रेश, मैं बिना सोचे समझे कहती हूँ। फॉक्स फेस कहीं अपनी मांद में छिपी होगी, और क्लोव, वो मुझे छुरी से काटने वाली थी, लेकिन फिर थ्रेश ने एक पत्थर से उसकी खोपड़ी तोड़ दी। ओह, तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि थ्रेश ने तुम्हें नहीं पकड़ा। अरे उसने पकड़ा था, लेकिन उसने मुझे जाने दिया। और फिर मुझे सारी बात पीटा को बतानी पड़ी। धमाका और मेरा कान, रूह की मौत, जिला 1 का वो लड़का और वो ब्रेड, और किस तरह से ये सब उस बात की तरफ ले गया जो थ्रेश के साथ हुई, और कैसे वो एक तरह का कर्ज उतार रहा था। उसने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि वो तुम्हारा कर्जदार नहीं रहना चाहता था। हाँ पीटा, मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम इस बात को समझोगे। तुम्हारे पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त रहा है, लेकिन अगर तुम सीम में रहे होते तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ठीक उस ब्रेड की तरह है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कभी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगी जो तुम पर मेरा बकाया है। ब्रेड? क्या? वो जब हम बच्चे थे तब की बात? मुझे लगता है अब हमें उसे भूल जाना चाहिए। मेरा मतलब है, तुम अभी अभी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई हो, लेकिन तुम उस वक्त मुझे जानते तक नहीं थे पीटा। हमारी कभी बात तक नहीं हुई थी। अगर तुमने तब मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इसे चुकाने के लिए यहाँ होती ही नहीं। वैसे तुमने ऐसा किया क्यों था? तुम जानती हो क्यों किया था। हेमिश ने सही कहा था कि तुम्हें यकीन दिलाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेमिश? उसका इससे क्या लेना देना है पीटा? कुछ नहीं, चलो उस बात को छोड़ो। अब ये कैटो और थ्रेश ये मुकाबले पर हैं। मुझे लगता है ये उम्मीद करना तो बेकार ही होगा कि वे दोनों एक दूसरे को एक साथ खत्म कर देंगे, लेकिन ये विचार मुझे और परेशान कर देता है। मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि थ्रेश हमें पसंद आता। मेरे ख्याल से जिला 12 में वो हमारा दोस्त होता। तो चलो उम्मीद करते हैं कि कैटो उसे मार डाले ताकि हमें ये काम ना करना पड़े। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कैटो थ्रेश को मारे। मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी और मरे, लेकिन अरीना में विजेता इस तरह की बातें नहीं करते हैं। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपनी आंखों में आंसू भरते हुए महसूस कर सकती हूँ। क्या हुआ कैटनिस? क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं उसे एक दूसरा जवाब देती हूँ, क्योंकि वो भी उतना ही सच है, लेकिन उसे अंतिम कमजोरी के बजाय एक क्षणिक कमजोरी के रूप में लिया जा सकता है। मैं एक छोटे बच्चे की तरह करुण स्वर में कहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ पीटा। तुम जाओगी, मैं वादा करता हूँ, वो कहता है और झुककर मुझे चूम लेता है। नहीं, मुझे अभी घर जाना है।
तो चलो तुम वापस सो जाओ और घर के सपने देखो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम सच में वहां पहुंच गई। ठीक है, अगर पहरे के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मुझे जगा देना। और फिर मैं सो जाती हूँ। शाम का समय है जब पीटा मुझे दोबारा जगाता है। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी है। हमारी छत के उन हिस्सों से पानी की अब धाराएं बह रही हैं जहां पहले सिर्फ बूंदें टपक रही थी। सबसे बुरे रिसाव के नीचे पीटा ने शोरबे वाला बर्तन रख दिया है और प्लास्टिक को इस तरह से सेट किया है कि उसका ज्यादातर हिस्सा मुझसे दूर रहे। मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ, बिना चक्कर खाए बैठने के काबिल हूँ, और मुझे तेज भूख लगी है। पीटा को भी। ये साफ है कि वो खाने के लिए मेरे जागने का इंतजार कर रहा था और शुरू करने के लिए बेचैन है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ग्रूजलिंग के 2 टुकड़े, जड़ों का थोड़ा सा मिश्रण और मुट्ठी भर सूखे मेवे। क्या हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके बचा के खाना चाहिए? पीटा पूछता है। अरे नहीं, चलो इसे खत्म करते हैं। वैसे भी ग्रूजलिंग अब बासी हो रही है। मैं खाने को 2 बराबर ढेरों में बांट देती हूँ। हम इतने भूखे हैं कि कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। मेरा पेट किसी भी तरह से भरा नहीं है। कल शिकार करेंगे, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं उसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले कभी शिकार नहीं किया है। मैं शिकार करूंगी और तुम खाना बनाना, और तुम हमेशा चीजें इकट्ठी तो कर ही सकते हो। फिर मैं उसे पुदीने की कुछ पत्तियां दे देती हूँ और कुछ अपने मुंह में डाल लेती हूँ। आसमान में होने वाले प्रोजेक्शन को देख पाना आज मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि आज कोई और मौत नहीं हुई है। यानी कैटो और थ्रेश के बीच अभी मुकाबला नहीं हुआ है। ये थ्रेश कहाँ गया होगा? मेरा मतलब है अरीना के उस पार है क्या? मैं पीटा से पूछती हूँ। वो कहता है, एक मैदान जहाँ तक नजर जाती है वो मेरे कंधे जितनी ऊंची घासों से भरा है। मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ अनाज हों। वहाँ अलग अलग रंगों के पैचेस हैं, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं है। अरे शर्त लगा लो पीटा, उनमें से कुछ अनाज ही होंगे, और मुझे यकीन है कि थ्रेश को पता होगा कि कौन से हैं। क्या तुम वहाँ अंदर गए थे? नहीं, कोई भी उस घास में थ्रेश का पीछा नहीं करना चाहता था। वहाँ जाकर कुछ अजीब और अशुभ सा महसूस होता है। जब भी मैं उस मैदान को देखता हूँ मुझे बस छिपी हुई चीज़ों का ख्याल आता है। सांप, पागल जानवर और दलदल। वहाँ अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस मैदान में खाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो ज़रूर है, और इसीलिए थ्रेश अब खेल शुरू होने के समय की तुलना में ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है। या फिर ये भी तो हो सकता है कैटनिस कि उसे बहुत ही उदार स्पॉन्सर्स मिल गए हों। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि हेमिच हमें कुछ ब्रेड भेज दे। मैं अपनी भौहें सिकोड़ती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि उसे उस संदेश के बारे में नहीं पता जो हेमिच ने कुछ रात पहले हमें भेजा था। एक चुंबन मतलब शोरबे का एक बर्तन। ये ऐसी बात नहीं है जिसे मैं बस यूं ही बोलकर पीटा को बता दूं। अपने विचारों को जोर से कहने का मतलब होगा दर्शकों को ये बता देना कि ये रोमांस उनकी सहानुभूति बटोरने के लिए गढ़ा गया है, और इसका नतीजा ये होगा कि हमें खाना मिलना ही बंद हो जाएगा। किसी तरह से विश्वसनीय तरीके से मुझे चीज़ों को वापस पटरी पर लाना होगा। शुरुआत के लिए कुछ आसान सा करती हूँ, और इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेती हूँ और फिर शरारत से कहती हूँ, वैसे उसने शायद तुम्हें बेहोश करने में मेरी मदद के लिए बहुत सारे रिसोर्स खर्च कर दिए होंगे, है ना? पीटा अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसाते हुए कहता है, हाँ, मुझे उस बारे में भी तुमसे बात करनी थी। आगे से फिर कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना। क्यों? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये विचार और पक्का हो गया होगा कि तुमने सही काम किया था। लेकिन मैंने सही काम ही तो किया था पीटा। अरे नहीं, ऐसा मत करो कैटनिस। मेरे लिए तुम्हें नहीं मरना है। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगी, समझी? मैं उसके गुस्से और उसकी तीव्रता से थोड़ा चौंक जाती हूँ, लेकिन मुझे इसमें खाना पाने का एक बेहतरीन मौका नजर आता है, इसलिए मैं नाटक जारी रखती हूँ। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है पीटा कि शायद मैंने ये अपने लिए किया हो? शायद तुम अकेले नहीं हो जिसे चिंता होती है कि कैसा लगेगा अगर मैं हकलाने लगती हूँ। शब्दों के मामले में मैं पीटा जितनी माहिर नहीं हूँ, और जब मैं बात कर रही थी पीटा को वास्तव में खोने का विचार मुझे फिर से झकझोर गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा ये बात नहीं चाहती हूँ कि वो मरे। और ये सिर्फ स्पॉन्सर्स के लिए नहीं है, और इस बारे में भी नहीं है कि घर लौटने पर क्या होगा, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ये उसके बारे में है। मैं उस ब्रेड वाले लड़के को
बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। अगर क्या कैटनिस, वो धीमे से कहता है। मेरा मन करता है कि मैं खिड़कियां बंद कर दूं ताकि पैनम की ताक झांक करती नजरों से इस पल को छिपा सकूं। भले ही इसका मतलब भोजन खो देना हो, लेकिन मैं जो भी महसूस कर रही हूँ वो मेरे अलावा किसी और का काम नहीं है। मैं थोड़ा बचते हुए कहती हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है जिससे हेमिश ने मुझे दूर रहने को कहा था। हालांकि हेमिश ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। असल में वो शायद अभी मुझे गालियां दे रहा होगा कि मैंने इतने भावुक पल में बात बिगाड़ दी। लेकिन पीटा किसी तरह से बात को समझ जाता है। ओह, तब तो फिर मुझे खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, वो कहता है और मेरी तरफ झुक जाता है। ये वो पहला चुंबन है जिसके बारे में हम दोनों पूरी तरह सचेत हैं। हम में से कोई भी बीमारी या दर्द से लाचार नहीं है और ना ही बेहोश है। हमारे होंठ ना तो बुखार से तप रहे हैं और ना ही बर्फ जैसे ठंडे हैं। ये पहला चुंबन है जहाँ मैं वास्तव में अपने सीने के भीतर एक हलचल महसूस करती हूँ, और ये पहला चुंबन है जो मुझे एक और चुंबन की चाहत देता है। लेकिन वो मुझे मिलता नहीं क्योंकि पीटा का ध्यान भटक गया है। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे घाव से फिर से खून बह रहा है कैटनिस। चलो अब लेट जाओ, वैसे भी सोने का समय हो गया है। मैं पहले पहरेदारी करने की जिद करती हूँ। हालांकि हम दोनों में से किसी को भी नहीं लगता कि इस मौसम में कोई बाहर आएगा, लेकिन वो तब तक नहीं मानता जब तक कि मैं भी स्लीपिंग बैग के अंदर ना आ जाऊं। मैं इतनी बुरी तरह कांप रही हूँ कि विरोध करना बेकार है। 2 रात पहले की तुलना में जब मुझे लगा था कि पीटा लाखों मील दूर है, अब मुझे उसकी निकटता का गहरा एहसास हो रहा है। जैसे ही हम अपनी अपनी जगह पर सेटल होते हैं, वो अपना हाथ मेरे सिर के नीचे तकिया बनाने के लिए खींचता है और दूसरे हाथ को मेरे ऊपर रखे रहता है। इतने लंबे समय से किसी ने मुझे इस तरह नहीं पकड़ा था। जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब से किसी और की बाहों ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया था। अगले दिन भी मौसम के मामले में कुछ बेहतर नहीं होता। मूसलाधार बारिश जारी है और बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि लगता है जमीन हिल रही है। पीटा फिर भी खाने की तलाश में बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, लेकिन मैं उसे बताती हूँ कि इस तूफान में ऐसा करना बेकार होगा। लेकिन साथ में ये भी है कि हमारे पेट की भूख अब दर्दनाक होती जा रही है। दिन खिंचता हुआ शाम में बदल जाता है और मौसम में कोई सुधार नहीं होता। हेमिच ही हमारी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा। या तो पैसों की कमी के कारण, या फिर इसलिए कि वो हमारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। शायद बाद वाला कारण ही सही है। हम आज बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लग रहे हैं। भूखे, चोटों से कमज़ोर, स्लीपिंग बैग में एक साथ दुबक कर तो बैठे हैं, लेकिन बस खुद को गर्म रखने के लिए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि रोमांस को कैसे बढ़ाया जाए। कल रात का चुंबन अच्छा था, लेकिन दूसरे तक पहुंचने के लिए थोड़ी पहले से योजना बनानी होगी। वैसे भी साफ है कि अब सिर्फ एक चुंबन काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें कल रात ही खाना मिल गया होता। मेरा अंतर्मन कहता है कि हेमिच सिर्फ शारीरिक लगाव नहीं देख रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा पर्सनल चीज़ चाहता है। वैसी बातें जो वो मुझसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस के दौरान बुलवाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसमें बहुत कच्ची हूँ, लेकिन पीटा नहीं है। शायद सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं उसे बोलने के लिए प्रेरित करूँ। इसीलिए मैं हल्के अंदाज में कहती हूँ, एक बात बताओ पीटा, तुमने इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हें हमेशा से मुझ पर क्रश रहा है। ये हमेशा कब शुरू हुआ था? ओह, मुझे लगता है स्कूल के पहले दिन। हम 5 साल के थे। तुमने लाल चेक वाली ड्रेस पहनी थी और तुम्हारे बाल 2 चोटियों में गुंथे हुए थे। मेरे पिता ने तुम्हारी तरफ इशारा किया था जब हम लाइन में लगने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पिता ने? लेकिन क्यों? उन्होंने कहा, वो छोटी लड़की देख रहे हो पीटा, मैं उसकी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन वो एक कोयला खदान मजदूर के साथ भाग गई। क्या तुम ये सब मन घड़ंत बकवास कर रहे हो? मैं हैरानी से चिल्लाती हूँ। अरे नहीं, ये सच है कैटनिस। और फिर मैंने कहा, एक कोयला खदान मजदूर के साथ? अगर उसे आप मिल सकते थे तो वो खदान मजदूर को क्यों चाहती? और तब मेरे पिता ने कहा, क्योंकि जब वो मजदूर गाता है तो पक्षी तक उसे सुनने के लिए रुक जाते हैं। हाँ, ये सच है, वो रुक जाते हैं। मेरा मतलब है रुक जाते थे। मैं जल्दी से कहती हूँ। मैं हैरान हूँ और बहुत ही ज़्यादा भावुक भी, ये सोचकर कि पीटा के पिता ने पीटा को ये सब बताया होगा। और फिर पता है कैटनिस, उस दिन जब स्कूल में टीचर ने पूछा
कि वैली सॉन्ग किसे आता है, तो तुम्हारा हाथ तुरंत हवा में उठ गया। उन्होंने तुमको एक स्टूल पर खड़ा किया और तुमने वो गीत गाया। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, खिड़कियों के बाहर मौजूद हर पक्षी उस समय शांत हो गया था। अरे बस भी करो पीटा। नहीं कैटनिस, सचमुच ऐसा हुआ था। और जैसे ही तुम्हारा गाना खत्म हुआ, मुझे पता चल गया कि मेरा तो काम तमाम हो चुका है। और फिर अगले 11 सालों तक मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी सफलता के। तो एक तरह से कहें तो रीपिंग में मेरा नाम निकलना असल में मेरे लिए किस्मत की बात थी। मैं एक पल के लिए मूर्खों की तरह खुश होती हूँ और फिर उलझन मुझे घेर लेती है, क्योंकि हमें ये सब बातें तो बनानी चाहिए थी। प्यार में होने का नाटक तो करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन पीटा की कहानी में तो सच्चाई की गूंज है। मेरे पिता और पक्षियों वाली वो बात, और मैंने स्कूल के पहले दिन गाना गाया भी था। और वो लाल चेक वाली ड्रेस, हाँ एक ड्रेस वैसी थी जो मेरे पिता की मृत्यु के बाद प्रेम को मिल गई थी और फिर धुलते धुलते चिथड़ा हो गई थी। ये सारी बातें एक और बात को भी साफ कर देती हैं कि उस दिन पीटा ने मुझे ब्रेड देने के लिए मार क्यों खाई थी। तो अगर ये विवरण सच है, तो क्या ये सब सच हो सकता है? तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है, मैं धीरे से कहती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है कैटनिस। वो तो तुम ही थी जो अब तक ध्यान नहीं दे रही थी। अब दे रही हूँ ना। हाँ, यहाँ मेरे लिए कोई कंपटीशन भी तो नहीं है। मैं पीछे हटना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हेमिच मेरे कान में फुसफुसा रहा है। बोल दो, कह दो। मैं बड़ी मुश्किल से थूक निगलती हूँ और कहती हूँ, तुम्हारा मुकाबला कहीं भी नहीं है पीटा। और इस बार मैं उसकी तरफ झुकती हूँ। हमारे होठ अभी मुश्किल से एक दूसरे को छूते ही हैं कि बाहर हुई एक तेज धमक की आवाज़ हमें चौंका देती है। मेरा धनुष तुरंत ऊपर उठ जाता है, लेकिन उसके बाद कोई और आवाज़ नहीं आती। पीटा चट्टानों के बीच से झांककर खुशी से चिल्ला पड़ता है। तेजी से बाहर निकलकर वो उतनी ही तेजी से हाथ में कुछ लिए हुए अंदर आता है। ये चांदी का एक पैराशूट है जिसमें एक टोकरी बंधी है। मैं उसे फौरन फाड़कर खोल देती हूँ और उसके अंदर एक पूरी की पूरी दावत मौजूद है। ताज़ा रोल्स, बकरी का पनीर, सेव और सबसे बढ़कर जंगली चावल के साथ उस लाजवाब लैम्ब स्ट्यू का एक बड़ा सा बर्तन। वही डिश जिसके बारे में मैंने सीजर फ्लिकरमैन को बताया था कि वो कैपिटल की सबसे प्रभावशाली चीज़ है। पीटा जोश से कहता है, मुझे लगता है हेमिच आखिरकार हमें भूखा देखते देखते थक ही गया। हाँ पीटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मेरे दिमाग में मैं बहुत ही साफ साफ हेमिच के आत्मसंतुष्ट और थोड़े खींचे हुए शब्द सुन सकती हूँ। हाँ मेरी जान, मैं यही तो देखना चाह रहा था। अध्याय 23। मेरे शरीर की हर कोशिका चाहती है कि मैं उस स्टू पर टूट पड़ूं और मुट्ठी भर भर कर उसे मुंह में ठूंस लूं, लेकिन पीटा की आवाज़ मुझे रोक देती है। बेहतर होगा कि हम इस स्टू को धीरे धीरे खाएं। ट्रेन की वो पहली रात याद है ना? भारी खाने ने हमारी तबीयत खराब कर दी थी। सही कहते हो पीटा। और फिर समझदारी दिखाते हुए हम दोनों एक एक रोल, आधा सेब और अंडे के आकार जितना स्टू और चावल खाते हैं। मैं खुद को छोटे छोटे चम्मचों से खाने पर मजबूर करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बर्तन और प्लेटें भी भेजे हैं। जब हम खत्म कर लेते हैं तो मैं ललचाई नज़रों से बर्तन को घूरती हूँ। मुझे और चाहिए पीटा। हाँ मुझे भी। चलो एक काम करते हैं, 1 घंटा इंतज़ार करते हैं। अगर ये हज़म हो गया तो एक बार और खाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 1 घंटा बहुत लंबा होने वाला है पीटा। अरे इतना भी लंबा नहीं होगा। चलो ये बताओ, खाना आने से ठीक पहले तुम क्या कह रही थी? मेरे बारे में कुछ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे वो आखिरी बात याद नहीं है, मैं कहती हूँ। वो हंसते हुए कहता है, थोड़ा खिसको, मैं ठंड से जम रहा हूँ। मैं स्लीपिंग बैग में उसके लिए जगह बनाती हूँ और हम गुफा की दीवार के सहारे पीछे को झुक जाते हैं। मेरा सिर उसके कंधे पर है और उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लिपटी हुई हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हेमिच मुझे ये नाटक जारी रखने के लिए उकसा रहा है। मैं उससे पूछती हूँ, तो जब हम 5 साल के थे तब से तुमने कभी किसी और लड़की पर ध्यान नहीं दिया? अरे नहीं, मैंने हर लड़की पर ध्यान दिया, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरे ऊपर स्थायी छाप नहीं छोड़ी। मुझे पूरा यकीन है पीटा कि तुम्हारे माता पिता को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम सीम की एक लड़की को पसंद करते हो। हाँ मुझे पता है ये काम मुश्किल है, लेकिन मुझे इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। वैसे भी
अगर हम घर वापस पहुंच गए तो तुम सीम की लड़की नहीं रहोगी, तुम विक्टर्स विलेज की लड़की बन जाओगी। पीटा की ये बात सच है। अगर हम जीत जाते हैं तो हम में से हर एक को शहर के उस हिस्से में एक घर मिलेगा जो हंगर गेम्स के विजेताओं के लिए रिजर्व है। बहुत साल पहले जब खेल शुरू हुए थे, कैपिटल ने हर जिले में 1 दर्जन आलीशान घर बनाए थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बस एक ही घर भरा हुआ है, बाकी में से ज्यादातर में तो कभी कोई रहा ही नहीं। लेकिन तब तो हमारा इकलौता पड़ोसी हेमिच होगा, मैं कहती हूँ। हाँ, तो वो अच्छा होगा ना। तुम, मैं और हेमिच, कितना आरामदायक। पिकनिक, जन्मदिन, आग के पास बैठकर सर्दियों की लंबी रातें और हंगर गेम्स की पुरानी कहानियां सुनाना। हेमिच मुझसे नफरत करता है, मैंने तुम्हें बताया तो था पीटा। अरे नहीं कैटनिस, वो मुझसे ज्यादा नफरत करता है। मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग उसे पसंद ही नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि दर्शकों को हेमिच की कीमत पर हमारे मजाक में बड़ा आनंद आएगा। वो इतने लंबे समय से हंगर गेम्स का हिस्सा रहा है कि उनमें से कुछ के लिए वो करीब करीब एक पुराने दोस्त जैसा है। और रीपिंग के दौरान मंच से उसके सिर के बल गिरने के बाद तो अब हर कोई उसे जानता है। अब तक तो उन्होंने उसे हमारे बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कंट्रोल रूम से बाहर खींच लिया होगा। पता नहीं उसने हमारे बारे में क्या क्या झूठ गढ़े होंगे। वैसे वो एक तरह से नुकसान की सिचुएशन में भी है, क्योंकि ज्यादातर मेंटर्स के पास एक साथी होता है, एक दूसरा विजेता जो उनकी मदद करता है, जबकि बेचारे हेमिच को हर पल खुद ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। पता नहीं वो ये सारा तनाव, अपनी शराब, लोगों का इतना ध्यान और हमें जिंदा रखने की कोशिश, ये सब कैसे झेल रहा होगा। ये अजीब बात है। हेमिच और मेरी पर्सनल तौर पर पटरी बिल्कुल नहीं बैठती, लेकिन वो अपने उपहारों के सही समय के जरिए मुझसे बात करने में सक्षम लगता है। जैसे कि मुझे तब पता चल गया था कि मैं पानी के करीब हूँ जब उसने मुझे पानी नहीं भेजा, और कैसे मुझे पता चल गया था कि स्लीप सिरप सिर्फ पीटा का दर्द कम करने के लिए नहीं था, और कैसे मैं अब जानती हूँ कि मुझे रोमांस का नाटक और बढ़ाना है। उसने पीटा के साथ जुड़ने की सच में बहुत कोशिश नहीं की है। शायद वो सोचता है कि पीटा के लिए शोरबे का एक कटोरा सिर्फ शोरबे का एक कटोरा होगा, जबकि मैं उसके साथ जुड़ी शर्तों को देख पाऊंगी। और फिर मेरे मन में एक विचार आता है। मैं हैरान हूँ कि इस सवाल को आने में इतना समय कैसे लग गया। वो शायद इसलिए है क्योंकि मैंने हाल ही में हेमिच को जिज्ञासा की नज़र से देखना शुरू किया है। मैं पूछती हूँ, तुम्हें क्या लगता है पीटा, उसने ये कैसे किया होगा? किसने क्या किया होगा? हेमिच ने। तुम्हारे ख्याल से उसने गेम्स कैसे जीते होंगे? पीटा काफी देर सोचता रहता है। हेमिच मजबूत कदकाठी का है, लेकिन कैटो या थ्रेश जैसा कोई शारीरिक अजूबा नहीं है। वो कोई खास सुंदर भी नहीं है जिसे देखकर स्पॉन्सर्स उपहारों की बारिश कर दें, और स्वभाव से तो वो इतना चिड़चिड़ा है कि ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई उसके साथ टीम बनाएगा। हेमिच के जीतने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था, और पीटा भी वही बात कहता है जिस नतीजे पर मैं खुद भी पहुंच रही थी। वो दूसरों से ज्यादा चालाक निकला, इसलिए जीता, पीटा कहता है। मैं सिर हिलाती हूँ और फिर बातचीत खत्म कर देती हूँ, लेकिन मन ही मन में सोच रही हूँ कि क्या हेमिच इतनी देर तक होश में इसलिए रहा ताकि वो पीटा और मेरी मदद कर सके, क्योंकि उसे ये लगा कि शायद हमारे पास बचने की बुद्धि है। शायद वो हमेशा से ऐसा शराबी नहीं था। शायद शुरुआत में उसने ट्रिब्यूट्स की मदद करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर ये सब असहनीय हो गया होगा। 2 बच्चों को मेंटर करना और फिर हर साल उनको मरते हुए देखना नरक जैसा होता होगा, साल दर साल, हर साल। और फिर मुझे एहसास होता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गई तो मेरा भी तो यही काम बन जाएगा, जिला 12 की लड़कियों को मेंटर करना। ये विचार इतना घिनौना है कि मैं इसे अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। करीब आधा घंटा बीत चुका है और मैं तय करती हूँ कि अब हमें दोबारा खाना चाहिए। पीटा भी इस बात पर बहस नहीं करता क्योंकि वो खुद भी भूखा है। जब मैं लैम स्टू और चावल की 2 और छोटी खुराक परोस रही होती हूँ तो हमें राष्ट्रगान बजने की आवाज़ सुनाई देती है। पीटा चट्टानों की एक दरार से अपनी आंखें सटा देता है। आज रात देखने के लिए कुछ नहीं होगा पीटा, कुछ नहीं हुआ है, वरना हमने तोप की आवाज़ सुनी होती। ये कहकर मैं दोनों के लिए खाना बांटने लगती हूँ। कैटनिस, सुनो, थ्रेश मर चुका है। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच तोप चली होगी और हम उसे सुन नहीं पाए। मैं जल्दी से उसे चट्टानों के पास से हटाती हूँ और अंधेरे बरसाती आसमान में आंखें गड़ाकर देखती हूँ। बस 10 सेकंड के लिए मुझे थ्रेश की तस्वीर की एक धुंधली सी झलक मिलती है और फिर वो गायब हो जाती है। तो थ्रेश मर गया। मुझे खुश होना चाहिए, है ना? सामना करने के लिए एक दुश्मन और कम, और वो भी इतना शक्तिशाली वाला। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ।
मुझे बस यही याद आ रहा है कि थ्रेश ने मुझे जाने दिया था, भागने दिया था, सिर्फ रू की वजह से, जो पेट में भाला लगने से मरी थी। तुम ठीक तो हो? पीटा पूछता है। मैं अनमने ढंग से कंधे उचका देती हूँ। मुझे अपने असली दर्द को दफनाना होगा, क्योंकि भला कौन ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाएगा जो अपने विरोधियों की मौत पर सिसकियां भरता हो। रू की बात अलग थी, हम साथी थे और वो बहुत छोटी थी, लेकिन थ्रेश की हत्या पर मेरे दुख को कोई नहीं समझेगा। मैं ये दिखाने के लिए स्टू का एक निवाला निगल लेती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे मुंह में गोंद जैसा लग रहा है। पीटा कहता है, इसका ये मतलब है कि हम जिला 12 के एक कदम और करीब आ गए हैं। और पीटा, इसका ये भी मतलब है कि कैटो वापस हमारा शिकार करने आएगा और उसके पास फिर से सप्लाईज भी हैं। पीटा कहता है, अरे शर्त लगा लो वो घायल होगा, क्योंकि थ्रेश बिना लड़े कभी हार नहीं मानता। वो बहुत शक्तिशाली है, मेरा मतलब है था। अच्छी बात है, कैटो जितना घायल होगा हमारे लिए उतना ही बेहतर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फॉक्स फेस का क्या हाल होगा। अरे वो ठीक होगी, शायद उसे पकड़ने के मुकाबले कैटो को पकड़ना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फॉक्स फेस बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अगर ऐसा हो जाए कैटनिस कि वो एक दूसरे को ही पकड़ लें और मार दें और फिर हम बस घर जा सकें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन हमें पहरेदारी को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। मेरी कई बार आंख लग गई थी। हाँ, मेरी भी, लेकिन आज की रात नहीं। हम खामोशी से अपना खाना खत्म करते हैं और फिर पीटा पहली पहरेदारी की पेशकश करता है। मैं चुपचाप स्लीपिंग बैग में दुबक जाती हूँ और अपने हुड को चेहरे तक खींच लेती हूँ ताकि कोई मेरी भावनाओं को देख ना सके। हुड के अंदर मैं खामोशी से थ्रेश को अलविदा कहती हूँ और मुझे जीवन दान देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। वादा करती हूँ कि मैं उसे याद रखूँगी और अगर मैं जीत गई तो उसके परिवार और रू के परिवार की मदद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। फिर मैं नींद की आगोश में समा जाती हूँ। बाद में जब पीटा मुझे जगाता है तो सबसे पहले मुझे बकरी के चीज़ की गंध महसूस होती है। पीटा ने हाथ में आधा रोल पकड़ा है। प्लीज़ नाराज़ मत होना, मुझे फिर से भूख लग गई थी। ये रहा तुम्हारा आधा हिस्सा। ओह बढ़िया, मैं तुरंत एक बड़ा सा निवाला लेते हुए कहती हूँ। ये तीखा और वसायुक्त चीज़ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा प्रेम बनाती है। पीटा कहता है, हम बेकरी में बकरी का चीज़ और सेव का टार्ट बनाते हैं। ओह, वो तो बहुत महंगा होता होगा। इतना महंगा कैटनिस कि मेरा परिवार उसे खा नहीं सकता जब तक कि वो बहुत पुराना और बासी ना हो जाए। असल में तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब लगभग बासी ही होता है। ये कहकर वो स्लीपिंग बैग में दुबक जाता है और अगले ही पल खर्राटे लेने लगता है। ओह, और मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि दुकानदार एक आसान और आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं। ये बात सच है कि पीटा को हमेशा भरपेट खाना मिला है, लेकिन बासी ब्रेड पर अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ उदासी भरा एहसास है। मैं क्योंकि रोज़ खाना ढूंढ कर लाती हूँ, इसलिए अधिकतर चीज़ें एकदम ताज़ा होती हैं। मेरी शिफ्ट के दौरान ही किसी समय बारिश एकदम से रुक जाती है। हम में से अब बस 4 बचे हैं और पहली बार मैं खुद को वाकई इस संभावना के बारे में सोचने देती हूँ कि मैं शायद घर पहुँच जाऊँगी, शोहरत की तरफ, दौलत की तरफ, विक्टर्स विलेज में अपने खुद के घर की तरफ। मेरी माँ और प्रेम मेरे साथ वहाँ रहेंगी और भूख का अब कोई डर नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? मेरी रोज़ की ज़िंदगी कैसी होगी? मेरा अधिकतर समय खाना जुटाने में ही बीता है। अगर वो हिस्सा निकाल दिया जाए तो मुझे वाकई नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। मैं हेमिज के बारे में सोचती हूँ, जिसके पास इतना पैसा है। उसकी ज़िंदगी क्या बन गई है? वो अकेला रहता है, न पत्नी न बच्चे, और जागते हुए उसका ज़्यादातर समय शराब के नशे में बीतता है। मैं वैसी नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे पास मेरी माँ और प्रेम है, इसलिए मैं अकेली तो नहीं होंगी। लेकिन फिर मैं इस फिर के बाद नहीं सोचना चाहती, जब प्रेम बड़ी हो जाएगी, मेरी माँ का देहांत हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं कभी भी किसी बच्चे को इस दुनिया में लाने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी गारंटी विजेता होने के बाद भी नहीं मिलती, तो वो है आपके बच्चों की सुरक्षा। मेरे बच्चों के नाम भी दूसरों के साथ रीपिंग बोल्स में डाल दिए जाएंगे, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आखिरकार सूरज उगाता है, उसकी रोशनी अंदर आती है और पीटा के चेहरे को रोशन कर देती है। अगर हम घर पहुँच गए तो पीटा किस तरह के इंसान में बदल जाएगा। ये नेकदिल लड़का जो इतनी सहजता से झूठ बुन सकता है कि पूरा पैनम यकीन कर लेता है कि वो मेरे प्यार में पागल है,
और कई पल तो ऐसे भी आते हैं जब वो मुझे भी इस पर यकीन दिला देता है। हम दोनों दोस्त तो रहेंगे ही कम से कम। इस बात को कोई नहीं बदल पाएगा कि यहाँ हमने एक दूसरे की जान बचाई है, और इस सब के परे वो ब्रेड वाला लड़का हमेशा रहेगा। हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। हालांकि इसके आगे कुछ और भी होने की संभावना शायद नहीं है। मुझे महसूस होता है कि जिला 12 से गेल की भूरी आंखें मुझे पीटा को देखते हुए देख रही हैं। बेचैनी के कारण मैं हिलती डुलती हूँ और पीटा का कंधा हिलाकर उसे जगा देती हूँ। आज शिकार करने का दिन है, यानी एक्शन का समय है। चूंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए पकड़ ही लूँगी, इसलिए हम रात वाले खाने में से ढेर सारा खाना खाते हैं और अपना सामान पैक करके गुफा से बाहर निकल आते हैं। इस सब के बीच पीटा और मैं 2 बार एक दूसरे को किस भी करते हैं। गुफा से बाहर आते ही हमारा मूड एकदम गंभीर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ दिनों से हम एक तरह की छुट्टी मना रहे थे और अब हम वाकई गेम्स में वापस आ गए हैं। मैं पीटा को अपना चाकू देती हूँ और वो उसे अपनी बेल्ट में खोंस लेता है। मेरे आखिरी 7 तीर तरकश में थोड़े ढीले होकर खड़खड़ा रहे हैं। अब मैं और तीर खोना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। इतनी बारिश के कारण पानी की धारा अपने किनारों से कई फुट बाहर तक बह रही है। वहाँ हम अपना पानी भरने के लिए रुकते हैं। मैं कई दिन पहले लगाए गए अपने फंदों की जांच करती हूँ, लेकिन वो खाली हैं। इस मौसम को देखते हुए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। वैसे भी इस इलाके में मैंने ज़्यादा जानवर या उनके निशान नहीं देखे हैं। मैं कहती हूँ बेहतर होगा हम वापस मेरे पुराने शिकार वाले इलाकों की तरफ चलें। यहाँ ज़्यादा शिकार नहीं है। ठीक है, बस बताओ मुझे क्या करना है। तुम अपनी नज़रें खुली रखना पीटा। जितना हो सके चट्टानों पर ही चलना। कैटो अब तक हमारा पीछा करने निकल चुका होगा, तो हमारे पीछे आने के लिए हमें उसे पैरों के निशान नहीं देने चाहिए और अपने आसपास होने वाली हर तरह की आवाज़ों पर पूरा गौर करना। अपने पैरों के निशान ना छोड़ने के लिए मैं तो पानी में भी चल सकती हूँ, लेकिन पीटा का पैर उस बहाव को नहीं झेल पाएगा। हालांकि दवाओं ने इन्फेक्शन तो ख़त्म कर दिया है, फिर भी वो काफ़ी कमज़ोर है। चाकू के घाव वाली जगह पर मेरा माथा दुख रहा है, लेकिन 3 दिनों के बाद अब आखिर खून बहना बंद हो चुका है। फिर भी मैंने अपने सिर पर पट्टी बांध रखी है ताकि शारीरिक मेहनत की वजह से कहीं खून दोबारा ना निकलने लगे। जलधारा के किनारे ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम उस जगह से गुजरते हैं जहां मैंने पीटा को कीचड़ में छिपे पाया था। मूसलाधार बारिश के कारण उस जगह के अब सारे निशान मिट चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी गुफा में वापस आ सकते हैं। बड़ी चट्टानें अब पत्थरों में बदलने लगी हैं, जो धीरे धीरे कंकर बन जाते हैं, और फिर हम वापस चीड़ की पत्तियों और जंगल की ज़मीन की हल्की ढलान पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एहसास होता है कि हमारे सामने एक समस्या है, और वो है पीटा के चलने से होने वाला तेज़ शोर। एक तो उसे जंगल में चलने की आदत नहीं है, और दूसरे एक पैर कटा हुआ होने के कारण उसे लंगड़ाकर चलना पड़ रहा है। इसके कारण शोर और भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में शिकार मिलने की संभावना तो भूल ही जाओ। मुझे लगता है कि जल्दी ही हम कैटो की पकड़ में भी होने वाले हैं। मैं उसे बार बार शोर कम करने के लिए कहती हूँ और हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रू के साथ वाले मेरे पुराने कैंप तक पहुँचने में हमें कई घंटे लग जाते हैं और हमें अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है। पीटा शायद सब कुछ समझ रहा है, इसीलिए वो मुझसे कहता है, देखो कैटनिस, हमें अलग होना होगा। मुझे पता है मैं शिकार को भगा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ पौधे दिखा दो जिनको मैं इकट्ठा कर सकूं, और तुम शिकार के लिए निकल जाओ। इस तरह हम दोनों काम आ सकेंगे। अरे नहीं, अगर कहीं कैटो आ गया तो तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कैसा रहेगा अगर तुम किसी पेड़ पर चढ़ जाओ और जब तक मैं शिकार करूं तुम निगरानी करो? जी नहीं, तुम मुझे बस दिखा दो कि यहाँ खाने लायक क्या है और फिर जाकर हमारे लिए थोड़ा मांस ले आओ। हाँ, ज़्यादा दूर मत जाना ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुम मदद मांग सको। मैं एक आह भरती हूँ और उसे खोदने के लिए कुछ जड़ें दिखा देती हूँ। मैं बस थोड़ी ही दूर जाऊँगी और उम्मीद करूँगी कि कैटो यहाँ से बहुत दूर हो। मैं उसे एक पक्षी की सीटी भी सिखा देती हूँ, जिसका उपयोग हम ये बताने के लिए कर सकते हैं कि हम ठीक हैं। फिर उसे वहीं छोड़कर मैं निकल पड़ती हूँ और जल्दी ही मेरे पास 2 खरगोश और एक मोटी गिलहरी शिकार के रूप में होते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और जब उनको लेकर मैं वापस आने लगती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि पिछले कुछ समय से पीटा और मैंने संकेतों का आदान प्रदान नहीं किया है। जब मेरी सीटी का इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता तो मैं पागलों की तरह दौड़ पड़ती हूँ। कुछ ही देर में मुझे सारा सामान मिल जाता है, जिसके पास जड़ों का एक साफ ढेर लगा है और ढेर सारी बेरियां प्लास्टिक की शीट पर रखी हैं। लेकिन पीटा कहाँ है?
मैं घबराहट में उसका नाम लेकर चिल्लाती हूँ। तभी झाड़ियों से सरसराहट होती है और मैं मुड़ते हुए अपना तीर छोड़ती हूँ, जिससे सामने की झाड़ियों से बाहर आता पीटा बस बाल बाल बच जाता है। वो बुरी तरह से चौंक कर उछल पड़ता है और उसके हाथ की मुट्ठी भर बेरियां झाड़ियों में बिखर जाती हैं। मेरा डर गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहीं होना चाहिए था ना, कहाँ चले गए थे? अरे, मुझे जलधारा के पास कुछ बेरियां मिली थी, वो लेने गया था। मैंने सीटी बजाई थी, तुमने वापस क्यों नहीं बजाई? मुझे सुना नहीं होगा कैटनिस, पानी का शोर बहुत ज्यादा है। वो मेरे पास आकर मेरे कंधों पर हाथ रखता है। मैं कांप रही हूँ। मुझे लगा कैटो ने तुम्हें मार डाला। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। पीटा अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट देता है। मैं अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करते हुए उसे दूर धकेल देती हूँ। अगर दो लोग किसी संकेत पर सहमत होते हैं तो वो एक दूसरे की रेंज में रहते हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब वो मुसीबत में है, समझे तुम? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा है। तभी मेरी नज़र खाने पर पड़ती है। रोल और सेब को छुआ तक नहीं गया है, लेकिन किसी ने निश्चित रूप से पनीर का एक हिस्सा निकाल कर खाया है। तो तुमने मेरे बिना ही खा लिया? मुझे सच में इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं बस अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई वजह ढूंढ रही हूँ। क्या? अरे नहीं, मैंने नहीं खाया कैटनिस। अच्छा, तो ये सेब खा गए पनीर को? मुझे नहीं पता पनीर किसने खाया। मैं तो जलधारा के पास बेरियां इकट्ठा कर रहा था। क्या तुम थोड़ी बेरियां लोगी? मैं बेरियों के पास जाकर उनको देखती हूँ। मैंने इस तरह की बेरियां पहले कभी नहीं देखी। लेकिन नहीं, शायद देखी हैं, लेकिन अरीना में नहीं। ये रूह वाली बेरियां नहीं हैं, हालांकि देखने में वैसी ही हैं। ना ही ये उन बेरियों से मेल खाती हैं जिनके बारे में मैंने ट्रेनिंग में सीखा था। मैं कुछ बेरियों को उठाकर अपनी उंगलियों के बीच घुमाती हूँ। तभी मेरे पिता की आवाज़ मुझे याद आती है। ये वाली नहीं कैटनिस, कभी नहीं। ये नाइट लॉक हैं। इनके पेट तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और तभी तोप चलने की आवाज़ आती है। मैं झटके से पीछे मुड़ती हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि शायद पीटा ज़मीन पर गिर रहा है, लेकिन वो वहीं खड़ा है। करीब 100 गज की दूरी पर एक होवरक्राफ्ट दिखाई देता है और फॉक्स फेस के शरीर के अवशेषों को हवा में उठा लिया जाता है। सूरज की रोशनी में मैं उसके बालों की लाल चमक देख सकती हूँ। ओह, जैसे ही मैंने पनीर गायब देखा था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। पीटा मेरा हाथ पकड़कर मुझे पेड़ की तरफ धकेलता है। ऊपर चढ़ो कैटनिस, कैटो किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाला होगा। ऊपर से लड़ने में हमारे पास बेहतर मौका होगा। मैं उसे रोक देती हूँ और अब मैं अचानक एकदम शांत हूँ। नहीं पीटा, वो तुम्हारा शिकार है, कैटो का नहीं। क्या कह रही हो? मैंने तो उसे पहले दिन के बाद से देखा तक नहीं है। मैंने उसे कब और कैसे मार दिया? जवाब में मैं अपना हाथ खोलकर उसे वो बेरियां दिखाती हूँ। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए सुने थ्रिलर नॉवल द हंगर गेम्स का छठा और आखिरी भाग।